मेरी बॉस बीवी लियू रुयान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक अचानक आई मीटिंग के चक्कर में वो हमारी एनिवर्सरी का शानदार डिनर टाल देगी और ये सब इतनी आसानी से खत्म होगा। डिनर कैंसिल करके जब वो घर वापस लौटेगी तो उसे वहां मेरे साइन किए हुए तलाक के कागजात मिलेंगे और उसका पूरा फ्यूज उड़ जाएगा। ये देखकर के मैंने घर छोड़ दिया है। तब जाकर उसे समझ आया कि शादी के इन 5 सालों में वादे तोड़ना उसकी आदत बन चुकी थी और उसने मेरे शांत रहकर किए गए हर कॉम्प्रोमाइज को बहुत ही हल्के में ले लिया था। उसे लगता था कि मैं हमेशा बिना कुछ कहे उसकी हर बात बर्दाश्त करता रहूंगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उसे ऐसे खटिया खड़ी करके छोड़ दूंगा बिना किसी झिझक के। पर अब जब मैंने सच में इस रिश्ते को पीछे छोड़ दिया है तो उसे लग रहा है कि उसकी हवा टाइट हो गई है और वो मुझे भूल नहीं पा रही है। एक हफ्ते से भी कम समय में इस फाइनेंस क्वीन ने अपना करियर छोड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। अपने पति को ढूंढने की उसकी खबर ने पूरे शहर में बवाल मचा दिया। मीटिंग रूम का माहौल एकदम ठंडा पड़ गया था, सन्नाटा छा गया था। 20 से ज्यादा लोगों की आंखें उस औरत पर टिकी थी। मैं उस परछाई को बहुत अच्छे से पहचानता था। वो कतई जहर लग रही थी दूर से देखने पर भी। भले ही फोटो में सिर्फ उसके सिर का पिछला हिस्सा दिख रहा हो, फिर भी मैं उसे पहचान सकता था। थर्ड क्वार्टर की फाइनेंस रिपोर्ट उम्मीद से 12% कम क्यों आई है नूब लोगों, और तुम लूजर लोग मुझे मार्केट के माहौल का बहाना दे रहे हो। उसने मेज पर अपनी उंगली से धीरे धीरे खटखटाते हुए ये कड़क बात एकदम साफ कह दी। उसकी शांत लेकिन एकदम तीखी आवाज सुनकर आज भी मेरी रीढ़ की हड्डी में सेहरन दौड़ जाती है और अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो जाती है। वो अपने एकदम परफेक्ट बिजनेस सूट में खड़ी हुई। उसकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, पर मुझे पता था कि वहां बैठे हर इंसान की हवा टाइट थी। भाई, किसी में भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी। सब फट्टू बने बैठे थे। मुझे कल सुबह 10 बजे तक हर प्रॉब्लम का एनालिसिस और हर स्टेप का परफेक्ट सॉल्यूशन अपनी टेबल पर चाहिए। बॉस लीव कल शनिवार है। एक चवन्नी छाप एम्प्लॉय ने डरते हुए बहुत ही धीमी आवाज में उसे ये बात याद दिलाने की नाकाम सी कोशिश की। उसने हल्की सी भौहें उठाई और उसकी एक नजर से ही पूरे कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था यार। सच, मुझे उसके इस खूंखार डिसिप्लिन और ताकत से भी बेइंतहा इश्क था। पर अब मेरे अंदर सिर्फ एक भयानक वाली थकान बची है जिससे मेरा पूरा दिमाग दही हो चुका है। भाई, उस शाम हमने अपनी शादी की सालगिरह मनाने का प्लान बनाया था लिन रेस्टोरेंट में। वो खिड़की वाली सीट बुक करने में मुझे पूरे 2 महीने का टाइम लगा था यार। मैंने उसके पसंदीदा गुलाब भी समय से पहले ही भिजवा दिए थे और वो हेयरपिन जिन्हें नीलामी में लेने से वो हिचकिचा रही थी, मैंने उसके लिए उन पर एकदम सक्सेसफुल बोली लगाकर मौज कर दी थी। मैं रेस्टोरेंट पहुंचा और वेटर बार बार आकर पूछ रहे थे कि क्या मैं ऑर्डर देना चाहता हूं। मैंने मुस्कुराते हुए आराम से जवाब दिया कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं किस चीज का इंतजार कर रहा था जब तक कि रात के 8:15 बजे मेरा फोन वाइब्रेट नहीं हुआ और मेरी किस्मत में पनौती नहीं लगी। मैसेज में लिखा था, अचानक एक मीटिंग आ गई है, तुम खाना खा लो। उसके मैसेज हमेशा छोटे और सीधे होते थे, जिनमें कभी कोई भी फालतू का एक भी एक्स्ट्रा या बेकार शब्द नहीं था। मैं उस टेक्स्ट को काफी देर तक एकदम सुन होकर बस घूरता रह गया। फिर मैंने धीरे से वेटर को अपने पास बुलाया और उसे अपने पास आने का इशारा कर दिया चुपचाप से, और उसे एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा कि जब मिस लियू यहां पहुंचे तो प्लीज ये उन्हें दे देना। ये काम बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्त मेरे। जब तक वो हाँफते हुए रेस्टोरेंट पहुंचती मैं वहां से जा चुका था। मैंने सोचा कि जब वो उस तलाक के एग्रीमेंट को खोलेगी तो उसका चेहरा कैसा दिखेगा यार मुझे। क्या वो एक पल के लिए भी परेशान होगी या फिर वो एकदम शांति से उस पर साइन कर देगी और अपने वकील से अगला कदम पूछेगी कि वकील साहब अब आगे का क्या सीन है। मुझे ये सब कुछ नहीं पता था और अब मैं ये सब कुछ और जानना भी नहीं चाहता था। छोड़ दिया मैंने। जब वो घर वापस लौटी तो मैं कुछ कागजात छांट रहा था। उसने वो तलाक का एग्रीमेंट पूरी ताकत से मेरे ठीक सामने पटक दिया। उससे मैं भड़कते हुए एकदम, इस सब का क्या मतलब है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दुख से नहीं बल्कि गुस्से से। मैंने कहा, जो इसमें साफ साफ लिखा है बस वही मतलब है मेरी इस बात का। मेरी आवाज बहुत शांत थी, जैसे मैं किसी पार्टनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात कर रहा हूं। वो अपनी आंखें फाड़कर मुझे बस ऐसे ही घूरती रह गई, हैरान होकर पूरी। सिर्फ एक डिनर के लिए तुम मुझसे तलाक मांग रहे हो। सिर्फ एक डिनर के चक्कर में मैंने अपना सिर हिलाया और कहा कि ये बात उस डिनर के बारे में बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैंने दराज से अपना फोन निकाला, कुछ स्क्रीनशॉट खोले जिनमें उसके और नए इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर यी डेंग चेंग के बीच हुई बातचीत का साफ सबूत दिख रहा था कि वहां क्या खिचड़ी पक रही थी और क्या रायता फैला था। उसमें एक ऐसा मैसेज था जिस पर मैंने गोल घेरा बनाया हुआ था कि आज रात के प्रपोजल पे बात करके बड़ा मजा आया और मैं जल्द ही हमारी और गहरी बातचीत का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। वो तुरंत भड़क उठी और बोली कि वो सिर्फ काम था। क्या तुम मुझ पर अफेयर का फालतू इल्जाम लगा रहे हो? क्या बेवकूफ इंसान हो। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैंने अपना सिर दबाया। मुझे पता है कि तुम्हारा कोई अफेयर नहीं चल रहा है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी इस चैट का वो फालतू मैसेज अपनी आंखों से देखा ना, तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि चलो कम से कम कोई तो है जिसके लिए तुम अपना टाइम निकालती हो। वो एकदम सन्न रह गई, मानो किसी ने उसके ऊपर बर्फ के ठंडे पानी की पूरी बाल्टी उलट दी हो। तुम्हें तो पता है मेरा काम कितना बिजी रहता है। मुझे पता है लियू रुयान 5 साल हो गए हैं। मैंने उसे बहुत ही एक फीकी सी कड़वी मुस्कान दी। इन 5 सालों में तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बिजनेस पार्टनर, तुम्हारा फिटनेस ट्रेनर और यहाँ तक कि तुम्हारी माँ के सारे दोस्त भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहे हैं। ये मुझे अच्छे से पता है, जबकि मेरा नंबर हमेशा इन सब लोगों के बाद ही आता था। इन तस्वीरों ने मुझे थोड़ी सी सच्चाई दिखा दी है। अब मैं खुद से और झूठ नहीं बोल सकता। मेरी तो बात लगी थी। मैंने अपना सूटकेस उठाया। कुछ दिन पहले ही घर की सफाई हुई थी। ये सब अब तुम्हारा है। एक बार जब तुम इस पर अपने साइन कर दो तो मुझे जरूर बता देना। फिर
बाकी सारी चीजों के लिए बस अपने वकील को बुला लेना और बात कर लेना। जैसे ही मैंने वो दरवाजा बंद किया, उसने मुझे वापस बिल्कुल भी नहीं बुलाया। ये सच बात है। शायद वो जानती थी कि अगर वो बुलाएगी तो भी कोई फायदा नहीं होगा। उसने वो डायरी पलट कर देखी जो मैंने जानबूझकर उसके लिए वहीं पर छोड़ दी थी ताकि उसे मेरी सारी बातें पता चलें। आज मैं यान यान से शादी कर रहा हूं। उसने कहा हमें हनीमून टालना पड़ेगा क्योंकि नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक है यार, हमारे पास बहुत टाइम है। उस वक्त मुझे उन बातों पर पूरा भरोसा था। मैंने इस डायरी में ऐसी बहुत सी बातें रिकॉर्ड करके एकदम संभाल कर रखी हुई थी भाई। जन्मदिन 19 में यान यान ने हमारी डेट तोड़ दी। आइसक्रीम केक पिघल गया। वो ठंडा हिस्सा तो उसका सबसे ज्यादा फेवरेट वाला हिस्सा होता था हमेशा। मेरा उसे फेंकने का मन नहीं किया, इसलिए अगले दिन मैंने वो पूरा खा लिया। फिर जल्दी ही नया साल 21 आ गया और उसने उस दिन काम करना चुना। मेरा तो कट गया भाई का, तो मुझे अकेले ही अपने माता पिता के घर जाना पड़ा। माँ ने पूछा कि वो क्यों नहीं आई, तो मैंने उनसे कह दिया कि वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गई हुई है। माँ जी, तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि मैंने उस दिन वो मटन की डिश कितनी मेहनत से बनाई थी, और ना ही तुम कभी जान पाओगी कि बस तुम्हारा एक हक पाने के लिए मैंने अपने क्लाइंट्स के ना जाने कितने सारे इन्विटेशन ऐसे ही ठुकरा दिए थे। मैंने उसे इतनी बार माफ किया है कि अब तो मुझे खुद भी गिनती याद नहीं है दोस्त। इतनी बार मैंने खुद को समझाया कि वो बस बहुत बिजी थी और उसका वो मतलब नहीं था, लेकिन असल में मुझे बहुत पहले ही समझ आ गया था कि उसने कभी भी मुझे अपनी जिंदगी में नहीं रखा, मुझे अपने शेड्यूल का हिस्सा नहीं बनाया। मैं उसके कैलेंडर पर लाल रंग से लिखी हुई वो जरूरी मीटिंग नहीं था, और ना ही मैं वो सूप का कटोरा था जिसे वो पीती, जिसके बारे में उसकी माँ उसे हर हफ्ते याद दिलाती थी। मैं तो उसके फिटनेस ट्रेनर के उस चेक इन वाले नोटिफिकेशन जितना भी जरूरी नहीं था। मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से झंड हो चुकी थी, एकदम बुरी तरह। मैं बस एक ऐसा इंसान था जिसे कभी भी किसी भी वक्त एडजस्ट किया जा सकता था। और अब जब उसने फाइनली उस डायरी को पूरा पढ़ लिया है तो उसे सब कुछ समझ में आ गया होगा पक्का, कि ऐसा नहीं था कि मैंने उससे प्यार नहीं किया, बल्कि उसने कभी मेरी कोई कदर नहीं की यार, कभी। रात के 3 बज रहे हैं और मैं अपने किराए वाले फ्लैट की बालकनी में खड़ा होकर वही वाली सिगरेट पी रहा हूं जिससे वो हमेशा बहुत ही ज्यादा नफरत किया करती थी। सर्दी की ये रात काफी ठंडी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आखिरकार आज मैंने हमेशा के लिए उसे अपने दिल से पूरी तरह निकाल दिया। और अब उसे भी अच्छे से पता चल गया है कि उसने जो खोया है वो सिर्फ एक शाम की मुलाकात या कोई मामूली सा टेक्स्ट मैसेज बिल्कुल भी नहीं था। उसने असल में उस इंसान को खो दिया है जो रोज उसके घर लौटने का इंतजार करता था। और मुझे भी अब एक बात बहुत ही अच्छे से समझ आ गई कि कुछ लोगों को तुम चाहे अपनी पूरी जिंदगी का खूबसूरत मौसम दे दो, बदले में वो तुम्हें सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका ही देंगे। सोमवार की सुबह ऑफिस के एलिवेटर के अंदर का माहौल एकदम अलग था, क्योंकि जैसे ही लियू रुयान ने अंदर कदम रखा, वहां चल रही फालतू की बकवास और शोर अचानक से शांत हो गया और एकदम सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद कुछ नए कर्मचारी अपने फोन में देखने का नाटक कर रहे थे, लेकिन फिर भी छुप छुप कर बस उसे ही घूर रहे थे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के शियाओ वांग ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए उसे गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट लियू बोला, और जवाब में लियू रुयान ने भी बस हल्का सा सिर हिलाया। उसकी पीठ एकदम सीधी और तनी हुई थी। उसे माहौल में कुछ बहुत ही अजीब सा लोचा महसूस हो रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी भयानक तूफान के आने से पहले का खौफनाक सन्नाटा होता है। जैसे ही वो अपने कैबिन में घुसी, उसकी असिस्टेंट शू डिंगडिंग भी जल्दी से उसके पीछे अंदर आ गई, और वो काफी हिचकिचा रही थी, जैसे वो उसे कुछ बहुत जरूरी बात बताना चाहती हो। अगर कोई बात है तो सीधे बोल दो। लियू रुयान ने अपना हैंडबैग मेज पर रखा और उसकी आवाज में रोज के मुकाबले बहुत ज्यादा कड़कपन और गुस्सा झलक रहा था। प्रेसिडेंट लियू शू डिंगडिंग ने अपने निचले होठ को हल्के से दांतों तले दबाते हुए हिम्मत करके बोला, ऑफिस में आजकल कुछ बहुत ही अजीब और फालतू अफवाहें तेजी से उड़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि आपका एटीट्यूड हद से ज्यादा खतरनाक और हावी होने वाला है, और इसी वजह से मिस्टर गुई ने आपसे तलाक मांग लिया है। ये सुनते ही लियू रुयान की उंगलियां डेस्क के किनारे पर एकदम सख्ती से कस गईं और उसके नाखून उस शानदार लकड़ी के अंदर बुरी तरह धंसने लगे। उसे इस बात का अंदाजा पहले ही लगा लेना चाहिए था, क्योंकि इस ऑफिस के माहौल में जहां अफवाहें किसी बीमारी से भी ज्यादा तेज फैलती हैं, वहां उसकी पर्सनल लाइफ लोगों के लिए एक बहुत ही तगड़ा मसाला बन चुकी थी। गॉसिप के लिए ये अफवाह किसने शुरू की, इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कल डायरेक्टर यी डेंगचिंग काफी समय तक ब्रेक एरिया में कई लोगों के साथ खड़े होकर फालतू बातें कर रहा था। ये सुनते ही लियू रुयान की नजरें एकदम बर्फ की तरह ठंडी और खौफनाक हो गईं। यी डेंगचिंग वही इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर है जिसने पिछले महीने ही कंपनी में नया काम शुरू किया है। वो हार्वर्ड का MBA है और उसका पिछला रिकॉर्ड भी काफी तगड़ा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी हरकतें देखकर उसे हमेशा एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी महसूस होती रहती है। मुझे समझ आ गया। वैसे सुबह 10 बजे वाले प्रोजेक्ट की जो किक ऑफ मीटिंग होने वाली है, जरा बताओ कि उसकी सारी तैयारियां अब तक कैसी चल रही हैं। यह सुनकर शू डिंगडिंग एक पल के लिए एकदम सने रह गई और हैरान थी कि लियू रुयान ने इतनी बड़ी बात को सीधा इग्नोर करके पतली गली से निकलना सही समझा। मीटिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन क्या आप सच में अंदर से बिल्कुल ठीक हैं? डिंगडिंग के ऐसा पूछने पर लियू रुयान ने अपने चेहरे पर एक झूठी और प्रोफेशनल स्माइल लाते हुए कहा, तुम जाकर अपना काम करो। और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने आखिरकार सुकून की सांस ली और अपने थके हुए कंधों को नीचे झुका लिया। तभी उसके फोन की स्क्रीन उसकी माँ के एक मैसेज से रोशन हुई, जिसमें लिखा था, मैंने सुना है कि तुम दोनों का तलाक हो गया। आज रात सीधे घर आ जाना ताकि हम सब आराम से बात कर सकें। लियू रुयान ने झल्लाकर अपना फोन डेस्क पर उल्टा पटक दिया और अचानक उसका मन किसी चीज को जोर से तोड़ने का करने लगा। फिर प्रोजेक्ट की किक ऑफ मीटिंग में ये डेंगचिंग ने पूरे ओवर कॉन्फिडेंस और जोश के साथ अपनी प्रेजेंटेशन दी।
लेकिन आज उस बंदे ने हद से भी कहीं ज्यादा भयंकर परफ्यूम लगा रखा था और उसकी उस तेज और एकदम घटिया खुशबू की वजह से लियू रुयान के सिर में लगातार बहुत भयानक दर्द हो रहा था। मुझे लगता है कि इस पूरी एक्विजिशन डील में हमें एक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और खौफनाक वाली स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ये बात बोलते हुए ये डेंगचेंग आगे की तरफ झुका और उसकी कोहनी लियू रुयान के हाथ को लगभग छूने ही वाली थी। प्रेसिडेंट लियू, इस पूरे मामले पर आपका अपना क्या सोचना है? लियू रुयान चुपचाप खिसक कर थोड़ी साइड हो गई और बोली, मुझे ये सब साबित करने के लिए एकदम पक्का डेटा चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये डेंगचेंग ने फुल ओवर कॉन्फिडेंस में मुस्कुराते हुए एकदम से अपना फोन बाहर निकाला और कहा कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपके इनबॉक्स में कुछ और बहुत ही जरूरी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिए हैं। वैसे मुझे एक बात और पूछनी थी कि पिछली बार हमने जिस प्रपोजल के बारे में बात की थी उसके बारे में आपने अब तक आगे क्या और कितना सोचा? तुम किस प्रपोजल की बात कर रहे हो? लियू रुयान ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। अरे वही जिसके बारे में हमने पिछले गुरुवार को लंबी बात की थी। ये डेंगचेंग ने हल्के से अपनी एक आंख मारी और एकदम क्रीप अंदाज में बोला, क्या तुमने खुद ही नहीं कहा था कि तुम एक बहुत ही डीप एक्सचेंज चाहती हो? उसकी इस वाहियात बात को सुनकर उस पूरे मीटिंग रूम के अंदर अचानक से एक खौफनाक सन्नाटा छा गया और लियू रुयान की रीढ़ की हड्डी में बहुत ही अजीब सी ठंडी सहरन दौड़ गई। पिछले गुरुवार यही वो एकदम सेम डेट थी जो उसने उस घटिया स्क्रीनशॉट में मुझे दिखाई थी और अब जाकर उसका बुरी तरह माथा ठनका कि कैसे हमारे ऑफिस के एक एकदम नॉर्मल से वर्क डिस्कशन को आधी अधूरी बातों के साथ घुमा फिरा कर सबके सामने पेश करके इस तरह इतना भद्दा और डरावना डबल मीनिंग वाला गंदा मतलब निकाला जा सकता है। डायरेक्टर ये लियू रुयान की आवाज एकदम जमी हुई बर्फ की तरह खतरनाक थी। कृपया अच्छे से याद रखें कि हमारी सारी बातचीत सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल काम के दायरे के अंदर ही है। अगर आपके बेवकूफ दिमाग में कोई भी फालतू की गलतफहमी पैदा हो गई है तो उसे सबके सामने साफ करने में अभी भी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है। उसकी ये कड़क बात सुनते ही डेंगचेंग के चेहरे पर मौजूद मुस्कान एकदम से गायब हो गई और वो बुरी तरह हकलाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब सिर्फ इस मीटिंग को आगे बढ़ाने का ही था। लियू रुयान ने उसकी बात बीच में ही काट दी और फिर मीटिंग में बैठे हुए बाकी सभी लोगों की तरफ मुड़कर बोली, फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों, अब कृपया करके आप लोग अपनी जरूरी एनालिसिस पेश करें। जैसे ही वो पूरी भसड़ वाली मीटिंग खत्म हुई, लियू रुयान ने तुरंत अपनी कॉलेज के दिनों की रूममेट शेन मैन को कॉल लगाया, जो फिलहाल अभी शहर की एक बड़ी सी लॉ फर्म के अंदर काम कर रही थी और उन चंद गिने चुने लोगों में से एक थी जिसे उसके तलाक की पूरी कहानी पता थी। मुझे तुरंत गुईबाड़ा का नया एड्रेस चाहिए। लियू रुयान ने बिना कोई टाइम पास किए सीधा असली मुद्दे की बात की, जिसके बाद दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए एकदम सन्नाटा छा गया और फिर वहां से एक आवाज आई, आखिर तुम वहां जाकर क्या करना चाहती हो? मुझे बस बात करनी है और कम से कम मुझे उससे अपनी गलती की माफी तो मांगनी ही चाहिए। रुयान शेनमैन ने गहरी आह भरते हुए कहा, वो ईस्ट साइड के एक टेम्परेरी अपार्टमेंट में रुक रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे मेन बात नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि उस बंदे ने अपनी जॉब छोड़ दी है? क्या लियू रुयान के हाथ से उसका फोन लगभग नीचे ही गिरने वाला था। ये सब कब हुआ? पूरे 1 महीने पहले। और अब उसने अपना एक छोटा सा वर्कशॉप किराए पर ले लिया है जहां वो अपना खुद का आर्ट पॉटरी स्टूडियो शानदार चला रहा है। शेनमैन की आवाज में एकदम हैरानी और शॉकिंग वाइब थी। तुम्हारी शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे, तो क्या तुम्हें सच में इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे ये सब इतना पसंद है? लियू रुयान ने बचाव करने के लिए अपना मुंह तो खोला, लेकिन फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि गुईबाड़ा कभी कभी छोटी खूबसूरत चीजें घर के लिए बनाया करता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो बस टाइम पास है। क्या वो अब खुश है? आखिर में उसका गला सूख गया और वो बस इतना ही पूछ पाई, मैंने सुना है कि उसका काम एकदम कड़क चल रहा है। मेरा पति पिछले हफ्ते ही वहां गया था और उसने मुझे बताया कि गुईबाड़ा के अंदर बहुत तगड़ा टैलेंट भरा है। शेनमैन एक पल के लिए रुकी और बोली, यार रुयान, शायद तुम दोनों का अलग होना ही तुम दोनों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तुमने कभी उसे सच्चे दिल से समझने की कोशिश ही नहीं की ना। उसकी ये बात लियू रुयान के दिल में किसी तेज खंजर की तरह चुभ गई। उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं शेनमैन उसके गले में दबा हुआ वो रोना ना सुन ले। शाम के 7 बज रहे थे। लियू परिवार के शानदार विला में लियू रुयान की मां झांग मुया लेदर के एक महंगे वाले सोफे पर बैठी हुई थी और उनके इतने अच्छे से मेंटेन किए हुए चेहरे पर साफ नाराजगी दिख रही थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि गुईबाड़ा तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। झांग मुया ने अपनी काली चाय का एक घूंट पिया और कहा, अगर तुमने उस वक्त अपनी जिद न पकड़ी होती तो मां ये सब बातें फालतू हैं। लियू रुयान ने बीच में काटते हुए कहा, सब मैंने ही बर्बाद किया है, उसने कुछ नहीं किया। ये बात सुनकर झांग मुया के चेहरे पर एकदम हैरानी आ गई और वो बोली, व्हाट द हैक, तू ये क्या एकदम बेवकूफों वाली बात कर रही है? वो बस एक सीधा साधा आम सा डिजाइनर है। तुझ जैसी लड़की से शादी होना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत थी। और अब उसकी ये हरकत तो देख। उस नल्ले ने तुझसे तलाक मांगने की जुर्रत कैसे कर दी? उसने मुझसे तलाक सिर्फ इसलिए मांगा क्योंकि मैं उसके लिए एकदम पत्थर दिल बन चुकी थी। उसे कोई भाव नहीं देती थी माँ। पूरे 5 साल तक मेरा ऐसा ही रवैया रहा। लियू रुयान ने अचानक से अपनी आवाज तेज करते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैंने हमेशा अपने काम को सबसे ऊपर रखा और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया था। मुझे तो अब ये भी याद नहीं था कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। ये बात सुनकर झांग मुया ने अपने चाय के कप को जोर से टेबल पर रख दिया। कप रखने की तेज आवाज गूंजी, काम करने में आखिर क्या बुराई है? अगर तूने इतनी मेहनत करके पैसे ना कमाए होते तो क्या वो साला आज इतनी शानदार और ऐश वाली जिंदगी मजे से जी पाता? ये आदमी लोग कभी अपनी अच्छी किस्मत की कदर नहीं करते तो क्या पिताजी भी ऐसा ही सोचते हैं? लियू रुयान ने एकदम तीखे अंदाज में पलटकर तीखा सा जवाब दिया, अपने पिताजी को इतने कड़क तरीके से कंट्रोल कर रखा है कि वो एक गोल्फ क्लब तक में जाने से भी डरते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि वो खुश हैं?
ये बात सुनते ही झांग मुया के चेहरे का रंग एकदम से पूरी तरह बदल गया और वो चिल्लाई, अपनी ही माँ से इस तरह बदतमीजी से बात करने की जरूरत कैसे हो गई। मैं तो बस लियू रुयान ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं बस आपके और पिताजी के उस घुटन वाले रिश्ते की कहानी को अपनी जिंदगी में नहीं दोहराना चाहती। गुई बाड़ा सच में एक बहुत ही अच्छा इंसान है और गलती मेरी है कि मैंने उसे धोखा दिया। ये एकदम बकवास बात है। झांग मुया ने ठंडे अंदाज में हंसते हुए ताना मारा। मुझे लगता है कि तू अंदर से एकदम फट्टू है। मर्दों को हमेशा काबू में और दबा के रखना चाहिए। तूने उसे जरूरत से ज्यादा आजादी दे दी और अब देख क्या कचरा हुआ। उसने तेरा बेवकूफ बनाकर तुझे छोड़ दिया और तू फिर भी उसी की साइड ले रही है। लियू रुयान अपनी जगह खड़ी हुई, उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो अपना बैग मुश्किल से पकड़ पा रही थी। मुझे अब यहाँ से जाना होगा। वहीं अपनी जगह चुपचाप खड़ी रहे। झांग मुया एकदम गुस्से में जोर से चिल्लाई, चेयरमैन, चेन का बेटा अगले हफ्ते वापस आ रहा है। मैंने तुम दोनों की मुलाकात फिक्स कर दी है। वो लड़का उस गुई बाड़ा से 10 गुना ज्यादा बेहतर और एकदम धांसू है। ये बात सुनकर लियू के मुंह से अचानक निकला, ओह नहीं। लियू रुयान अपनी माँ की तरफ पीछे घूमी और उसे अपनी जिंदगी में पहली बार अंदर से एक बहुत ही अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और मैं अपने गुई बाड़ा का दिल दोबारा जीत कर वापस लाऊंगी। ये इतनी बड़ी बात बोलने के बाद वो खुद भी अंदर से पूरी तरह एकदम शॉक में थी कि ये क्या हुआ। लेकिन उसके दिल की गहराई से एक आवाज आई कि अब वो जो कर रही है वही एकदम सही फैसला है। वहीं झांग मुया का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी दूसरे ग्रह का एलियन देख लिया हो। क्या तेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है? लियू परिवार की बेटी अपनी इज्जत गिराकर एक ऐसे नल्ले आदमी के पीछे भागेगी जिसने उसे लात मारी है? ये सुनकर उसने कहा, हाँ शायद ऐसा ही है। लियू रुयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं पूरी जिंदगी भर पछताने से बहुत ज्यादा बेहतर एक बार इस पागलपन को खुलकर जीना पसंद करूंगी। विला के बड़े से गेट से बाहर निकलते हुए रात की ठंडी हवा उसके जलते हुए गालों को छूकर गुजरी। लियू रुयान ने धीरे से अपना फोन अपनी जेब से निकाला और बहुत देर तक सोचने और घबराने के बाद उसने मुझे एक मैसेज भेजा। मैंने सुना है कि तुमने अपना खुद का मिट्टी के बर्तन बनाने वाला स्टूडियो खोल लिया है। बधाई। अगर कोई मौका मिले तो मैं सच में वहां आकर सब देखना चाहूंगी। मैसेज सेंड करते ही उसने डर के मारे फौरन अपना फोन बंद कर दिया, क्योंकि उसकी बुरी तरह से हवा टाइट हो गई थी। भाई कि कोई जवाब आया तो क्या होगा, या फिर सच कहूं तो वो इस बात से ज्यादा डरी थी कि कोई जवाब आएगा ही नहीं। लियू रुयान फेंग जिंग स्टूडियो के एकदम ठीक सामने खड़ी थी। वो पिछले 15 मिनट से वहां खड़ी होकर अंदर जाने के लिए झिझक रही थी। ये स्टूडियो एक बहुत ही पुराने और बेकार से गोदाम को बदलकर एकदम नया बनाया गया था। इसकी बाहर की लुक एकदम देसी और विंटेज टाइप की थी। लाल ईंटों वाली दीवारों पर हरी बेलें लिपटी हुई थीं और थोड़े से खुले हुए काले लोहे के दरवाजे से म्यूजिक की प्यारी आवाज बाहर आ रही थी। मैंने सोचा था कि मेरी अब उससे जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन फिर 3 दिन पहले मुझे उसका वो चौंकाने वाला मैसेज मिल गया था। मेरे भाई, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने और सोचने के बाद मैंने भी आखिरकार रिप्लाई कर दिया कि मैं शनिवार की दोपहर को स्टूडियो में ही मिलूंगा। अगर कोई खास काम नहीं है तो तुम्हारा वहां पूरा स्वागत है। बस चंद शब्दों का रिप्लाई एकदम इज्जतदार था, लेकिन उसमें एक दूरी भी साफ झलक रही थी, जैसे मैं किसी अनजान से आम ग्राहक जैसी बात कर रहा हूँ। दोपहर ढलने वाली थी और सूरज की हल्की रोशनी छत की खिड़की से सीधे मेरी वर्कबेंच पर गिर रही थी। मैं अपनी पॉटरी व्हील पर आराम से बैठा था। मेरी हथेलियों ने गीली मिट्टी को बहुत ही प्यार से पकड़ रखा था और पूरे स्टूडियो में एक मीठा सा म्यूजिक गूंज रहा था। वो एक प्यारा फोक गाना था जो एकदम वसंत की ठंडी हवा जैसा था। मेरी उंगलियों के सहारे वो गीली मिट्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आकार ले रही थी। मैंने अपनी सांसों को पहिए की रफ्तार के साथ सेट कर लिया था और मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उस मिट्टी पर था। मैं पूरी तरह उसी में खोया था। तभी मुझे दरवाजे पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस धीरे से मशीन को बंद कर दिया और कुछ भी बोलने से पहले अपने गंदे हाथों को तौलिए से अच्छे से साफ किया। फिर मैंने शांति से पूछा, क्या कोई परेशानी हो गई है? वो सामने खड़ी थी लियू रुयान। उसने एकदम किलर वाइब वाला महंगा कोट पहन रखा था और आज भी उसमें एक बड़ी बिजनेस वुमन वाला तगड़ा एटीट्यूड साफ झलक रहा था। लेकिन आज उसके चेहरे पर वो रोज वाली कड़क सख्ती एकदम गायब थी और उसकी जगह एक अजीब सी हिचकिचाहट और डरने ले ली थी, जैसे उसकी थोड़ी हवा टाइट हो गई हो। वो एक पल के लिए एकदम सुन सी खड़ी रही, जैसे वो भूल गई हो कि बात कैसे शुरू करनी है। मैं बस इत्तेफाक से यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि क्यों ना रुककर तुम्हारा ये नया स्टूडियो देख लूं। ये सुनकर मैंने हल्की सी भौहें चढ़ाई और मजे लेते हुए उससे पूछा, इत्तेफाक से गुजर रही थी? ये जगह तुम्हारे घर या ऑफिस के रास्ते में कहीं भी नहीं आती है। मेरी बात सुनते ही उसके कान एकदम शर्म से लाल हो गए। वो झूठ बोलने में हमेशा से एकदम नूब थी। ये बात मैं अच्छे से जानता था। 5 साल साथ रहने में उसका सबसे बड़ा झूठ था। मैं बस अभी घर पहुंच रही हूँ। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ने के बाद भी ज्यादा बेइज्जत नहीं किया, बस चुपचाप अपने हाथ पोंछे और लकड़ी के शेल्फ की तरफ चला गया ताकि मैं अपने इस बनकर तैयार हो चुके नए बर्तन को सूखने के लिए एक अच्छी हवा वाली जगह पर आराम से रख सकूं। मेरे भाई, उसकी आंखें पूरे स्टूडियो में इधर उधर भटक रही थीं, जैसे वो इस भारी और घुटन वाले माहौल को ठीक करने के लिए कोई नया बहाना ढूंढ रही हो। यार, क्या ये सारी चीजें तुमने खुद ही बनाई हैं? मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया। मुझे उसके सामने अपना भौकाल सेट करने का कोई भी शौक नहीं था और ना ही मैं उसे इस बारे में कोई फालतू की सफाई देना चाहता था। पहले उसने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं अपनी एजेंसी में आखिर क्या काम करता हूँ या किन चीजों को हैंडल करता हूँ। उसने कभी ये सब जानने की कोई कोशिश ही नहीं की। वहां का माहौल बहुत भारी लग रहा था। मैंने सोचा कि उसे बस कुछ देर खड़े होकर चुपचाप देखने दूं।
और फिर वो खुद ही बोर होकर कल्टी मार लेगी। लेकिन उसकी नजरें उस फूलदान पर जाकर अटक गईं जिसे मैंने अभी अभी पूरा बनाकर अपनी टेबल पर सेट किया था। एकदम बढ़िया ये वाला। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मैंने एकदम रूखेपन से टोकते हुए कहा, इसका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका है, ये एकदम कचरा है। अब ये बोलते ही मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस फूलदान को पूरी तरह तोड़कर वापस एक मामूली गीली मिट्टी के ढेर में बदल दिया। बॉस, ये देखकर उसके मुंह से अचानक एक बहुत हल्की सी चीख निकल गई। वो फूलदान सच में बचाया जा सकता था, मुझे बस उसके ऊपर वाले किनारे को हल्का सा ठीक करना था। लेकिन अब मेरा उसे ठीक करने का कोई भी इरादा नहीं था। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपनी इस बर्बाद हो चुकी शादी को दोबारा कभी नहीं सुधारना चाहता था, क्योंकि एक टूटे हुए बर्तन पर अपनी मेहनत बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। तुमने अचानक से ये सब काम करना क्यों शुरू कर दिया? उसकी आवाज दुख और घबराहट की वजह से थोड़ी सी कांप रही थी। मेरा मतलब है ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाला काम, मैंने पहले कभी तुम्हारे मुंह से इसका जिक्र नहीं सुना था। मैंने अपना मुंह फेरते हुए बची मिट्टी को पानी की बाल्टी में फेंका। एकदम शांत आवाज में मैंने ऐसे बात शुरू की जैसे किसी अनजान की कहानी सुना रहा हूं। मैंने कॉलेज के दिनों में ही सिरेमिक आर्ट की पूरी कड़क पढ़ाई की थी। बाद में काम के चक्कर में इतना फंसा कि सब कुछ एकदम साइड में रख दिया। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से सन्न रह गई। तुमने मुझे कभी नहीं बताया। मैं फाइनली पीछे पलटा और उसकी आंखों में सीधा देखते हुए एकदम साफ बोला, क्योंकि तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं। मेरी बात सुनते ही उसका फ्यूज उड़ गया और उसका वो उतरा हुआ चेहरा देखने लायक था। वो वहां खड़ी होकर ना तो रोई और ना ही उसने मुझसे कोई फालतू की बहस की, बस एकदम सुन सी खड़ी रही। और बड़ी मुश्किल से उसने एक बहुत ही अजीब सी बात कही, तुम्हारे इस नए स्टूडियो का नाम सुनने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। क्या फेंगजिंग नाम तुम्हारे ही नाम से लिया गया है? मैं सिंक के सहारे टिककर आराम से खड़ा हो गया और मेरी उंगलियों पर अभी भी वो गीली मिट्टी पूरी तरह से लगी हुई थी। मैंने उसे देखा, मेरी आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन उसमें एक तीखापन था। ये बात पूरी तरह से नजारों के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। सिरेमिक की भाषा में इसका सीधा मतलब उस खास डिजाइन से है जो इसके ऊपर अपने आप बनता है। ये सब एकदम अचानक और बिना कंट्रोल के होता है। एक ऐसी चीज जो तुम्हें मिल तो सकती है पर तुम उसे खुद खोज नहीं सकते। मैं एक पल के लिए रुका और उसकी आंखों में चमकते हुए उसे एकदम सुन्न पड़े खालीपन को बस देखता रहा। जिंदगी के कुछ बेहद खूबसूरत नजारों की तरह, जिन्हें अगर तुमने एक बार मिस कर दिया तो उन्हें दोबारा कभी भी नहीं देखा जा सकता है। ये कड़वे शब्द मेरे मुंह से निकले ही थे और मुझे खुद भी फील हुआ कि ये कितने ठंडे थे। पर अब मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता था, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उसे लगेगा कि मैं वापस लौट सकता हूं। वो कुछ ऐसी दिख रही थी जैसे किसी ने उसकी रूह पर कोई बहुत ही तगड़ा और गहरा वार कर दिया हो। उसके कंधे बिना कंट्रोल के बुरी तरह कांप रहे थे, फिर भी उसने एक भी शब्द नहीं कहा। ठीक उसी वक्त बाहर से बादलों की एक बहुत ही खौफनाक गरज गूंज उठी और एकदम से भारी बारिश किसी भयानक आफत की तरह नीचे गिरने लग गई। बारिश की बूंदें पॉटरी स्टूडियो की छत पर एकदम लगातार बज रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो जैसे आसमान ही दो टुकड़ों में पूरी तरह से फटकर बिखर रहा हो। मैं सीधा खिड़की की तरफ गया और एकदम कैजुअल तरीके से उस सनशेड को आराम से नीचे खींच दिया। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें थोड़ी और देर तक रुकना ही पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा था कि यह भयंकर बारिश इतनी जल्दी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है, सच। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता था कि वो जाना नहीं चाहती थी, या सच कहूं तो वो बस इंतजार कर रही थी और मेरी तरफ से किसी तरह के जवाब के लिए एकदम तड़प रही थी। क्या तुम थोड़ी चाय पीना पसंद करोगी? मैंने उससे पूछा और मेरा टोन ऐसा था जैसे मैं बस किसी आम मेहमान का अपने घर में स्वागत कर रहा हूं। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया। मैं मुड़ा और कोने में बने उस छोटे से किचन की तरफ चुपचाप कदम बढ़ाते हुए चल दिया। उबलते हुए पानी की आवाज गूंजी और चाय की पत्ती की वो शानदार महक उस छोटे से कप के अंदर पूरी तरह से खिल उठी। मेरे लिए वहां मौजूद हर एक चीज जानी पहचानी सी लग रही थी, एकदम आम सी। मैंने कप धोया, उसमें चाय डाली और पानी उड़ेला। मेरा हर एक मूव एकदम सेट और पूरी तरह से जानबूझकर किया गया था। मैं उसकी नजरों को अपनी पीठ पर साफ महसूस कर सकता था, एक ऐसी नजर जिसमें जांच पड़ताल की हल्की सी झलक थी। मुझे उसकी इस बात की पूरी आदत हो चुकी थी कि वो मेरी जिंदगी में हमेशा बहुत देर से आती थी, और समझ भी उतनी ही ज्यादा देर से। क्या तुमने सिर्फ इसी छोटी सी बात के चक्कर में अपनी नौकरी छोड़ दी? उसने मेरे हाथ से वो चाय का कप ले लिया और उसकी आवाज में थोड़ी सी हिचकिचाहट और बहुत ज्यादा सावधानी थी। मैं उसके ठीक सामने वाली ऑफिस चेयर पर बैठ गया और हम दोनों के बीच एक तय दूरी आराम से बनाए रखी। मैंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से आर्किटेक्चरल डिजाइन के इस तगड़े काम में लगा हुआ हूं और अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूं। मैंने चाय का एक घूंट लिया और एकदम शांत होकर उससे बोला, मैं पहले ही बहुत ज्यादा पक चुका हूं। अगर मैंने अभी वो नहीं किया जो मैं सच में करना चाहता हूं तो शायद मुझे जिंदगी में दोबारा ये मौका कभी भी नहीं मिल पाएगा, किसी भी कीमत पर यार। मैंने एक पल के लिए बस उसे देखा और मुझे पूरा यकीन था कि यही उसका एकदम पहला और असली वाला रिएक्शन होने वाला था। मैं हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई भी जज्बात नहीं था। बिल्कुल यही वो सबसे पहली चीज है जिसकी तुम्हें हमेशा फिक्र होती है। मैंने एक बार पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। अभी मेरा बस खर्चा निकल रहा है, पहले जैसा बड़ा भौकाल अब नहीं है, पर ये मेरे खुद के खर्चे उठाने के लिए एकदम काफी है। मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था दोस्त। मैंने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा कि सब ठीक है, हम दोनों के उसूल शुरू से ही कभी एक जैसे नहीं रहे थे। बारिश की आवाज और ज्यादा तेज हो गई थी, मानो जैसे बाहर की पूरी दुनिया का हम दोनों से एकदम नाता टूट गया हो। मैंने देखा कि उसकी नजर दीवार पर टंगे उस कैलेंडर पर टिकी हुई थी जहां मेरे एग्जीबिशन का शेड्यूल और आगे की सारी अपॉइंटमेंट्स एकदम साफ लिखी हुई थी। क्या तुम्हारा कोई एग्जीबिशन होने वाला है?
उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा अगले महीने होने वाला है एक छोटा सा एग्जीबिशन। मैंने उसे एकदम सच जवाब दिया, ये बस कुछ दोस्तों का मिलकर किया गया शो है। वो पूरी तरह से चुप रही, लेकिन मुझे एकदम अच्छे से पता था कि उसके दिमाग में उस वक्त क्या खिचड़ी पक रही थी। शादी के उन तमाम सालों में मैंने उसे न जाने कितनी ही बार एक साथ किसी एग्जीबिशन में चलने के लिए कहा था, याद है, या किसी म्यूजियम घूमने जाने के लिए, लेकिन उसका हमेशा यही एक घिसा पिटा जवाब होता था कि वो बहुत बिजी है। अब जब फाइनली मेरा खुद का एक शो हो रहा है तो उसके पास मेरे लिए पूरा टाइम है। पर अब वो ऐसी इंसान नहीं है जिसे वहां होना ही चाहिए। सच। बारिश अब धीरे धीरे कम हो गई थी। उसने अपना चाय का कप नीचे रखा और खड़ी हो गई। चाय पिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे चलना चाहिए। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया और उसे वहां रोकने के लिए गलती से भी एक शब्द नहीं कहा। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची मैंने उससे सीधा पूछा, क्या तुम अपने साथ छाता लाई हो? उसने ना में अपना सिर हिला दिया। बस। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि उसके बैग में एक छाता रखा हुआ था, पर फिर भी मैंने दरवाजे के पीछे से वो लंबा काला छाता निकाला और उसके हाथ में पकड़ा दिया। तुम इसे रख लो, तुम्हारा क्या, मैं तो आराम से बारिश के रुकने का इंतजार कर सकता हूं यार। मैंने जानबूझकर हमारी उंगलियों को आपस में टकराने से एकदम बचाया, क्योंकि अब मुझे ये छोटा सा फिजिकल टच भी पूरी तरह से अजीब और एकदम अपनी जगह से बाहर का फील हो रहा था। उसने छाता लिया और फिर अचानक से बोली कि इस वाले एरिया में कोई कैब मिलना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बहुत दिक्कत होती है। क्या तुम मुझे सबवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए चल सकते हो? मैं एक पल के लिए थोड़ा सा हिचकिचाया और सोचने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरी कोई जिम्मेदारी थी या मेरी वो शराफत जो एक ऐसी आदत बन चुकी थी जिसे छोड़ना। मैंने एक बहुत ही लंबी सांस ली, चुपचाप अपना कोट उठाया और एकदम ठंडी आवाज में उसे कहा कि चलो चलते हैं यहाँ से। हम बारिश में एक के पीछे एक चुपचाप चलते हुए जा रहे थे। एकदम मैंने छाता पकड़ा हुआ था और मेरा शरीर बिना जाने ही उससे दूर हो रहा था। हम उस बारिश के पर्दे से एकदम अलग थे और उस ठंडी हवा के बीच ऐसे चल रहे थे मानो जैसे हमारे अतीत का पूरा चैप्टर ही कट गया हो। क्या तुम्हारे माता पिता को इस पूरी बात के बारे में कुछ पता है? तुम्हारी नौकरी छोड़ने के बारे में? मैंने बस अपना सिर नामे हिला दिया। मैंने अभी तक उन्हें नहीं बताया है। उन्हें हमेशा से मेरे उस बड़े डिजाइन इंस्टीट्यूट में काम करने की बात पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में बोला कि वो सब समझ जाएंगे। आखिर में मैंने एकदम हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि मुझे उसकी इस बात की बिल्कुल भी आदत नहीं। उसकी तरफ से दिखाई गई इस अचानक वाली नरमी की मुझे आदत नहीं थी। शायद मैंने बिना किसी परवाह के जवाब दिया। मोड़ मुड़ते ही सबवे स्टेशन की वो चमकती हुई नियॉन लाइटें हमें साफ दिखने लगी। स्टेशन हमारे ठीक सामने आ चुका था। उसने अचानक से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला और पूछा, क्या तुम्हें अभी तेज भूख लगी है? मुझे अच्छे से याद है कि तुम्हें इस तरह का घर का बना खाना बहुत पसंद था। ये सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरा इरादा एकदम साफ मना करने का था, पर उसने इसके आगे एक और बात, तुम बस इसे मेरी तरफ से मांगी गई एक छोटी सी माफी ही समझ लो। मैंने कुछ लंबे सेकंड्स तक सीधा उसकी आंखों में गहराई से देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। हम दोनों उस छोटी सी तंग नूडल वाली दुकान के अंदर गए और खिड़की के पास बैठ गए। वहां कांच पर बारिश की बारीक बूंदें धीरे धीरे नीचे फिसल रही थी। बाहर की दुनिया किसी धुंधली सी पेंटिंग की तरह लग रही थी। अपनी चॉपस्टिक्स को अलग करते हुए मैंने उससे बहुत ही कैजुअल तरीके से पूछा कि यार आजकल तुम कैसी हो? हमारी शादीशुदा जिंदगी के दौरान ये बातचीत शुरू करने की हमारी एकदम रेगुलर लाइन हुआ करती थी, लेकिन अभी मेरे बोलते ही अचानक से उसकी आंखों के दोनों किनारे बुरी तरह लाल पड़ गए। उसने बहुत ही धीमी और एकदम उदास सी आवाज में मुझे जवाब देते हुए कहा कि मेरी जिंदगी आजकल बहुत ज्यादा झंड चल रही है। मेरे ऑफिस के अंदर हमारे तलाक को लेकर काफी फालतू की बातें और खौफनाक अफवाहें उड़ रही हैं। मैंने अपनी थ्योरियां चढ़ाते हुए हैरानी से पूछा कि माजरा क्या है, बताओ। लोग कहते हैं कि मैं बहुत डोमिनेटिंग और डरावनी हूं और मैंने तुम्हें इतना डरा दिया कि तुम्हारी हवा टाइट हो गई और तुम भाग गए। उसने एक कड़वी मुस्कान दी। ये सुनकर एकदम हंसी आती है ना? मैंने हमेशा सोचा था कि मजबूत होना अच्छी बात होती है। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरी आवाज भी थोड़ी सी नर्म पड़ गई। तुम्हें उन फालतू लोगों की बकवास के बारे में इतना ज्यादा लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा जो भी आपसी मामला है उसे ये बाहर वाले कभी नहीं समझ पाएंगे। उसने अपनी नजरें उठाकर सीधा मेरी आंखों में देखा और उस पल उसकी नजरों में एक गहरी तड़प और बहुत ही ज्यादा पछतावा साफ नजर आ रहा था। गुइबाड़ा, उन मैसेज वाली बातों को अब तुम भूल जाओ, वो सब अब पुराना कचरा हुआ। मैंने बीच में ही उसकी बात एकदम काट दी। मुझे लगता था कि वो बस तुम्हारे प्रोफेशनल काम थे। असली लोचा वो फालतू मैसेज नहीं थे, बल्कि वो बातें थीं जो उनके पीछे छिपी थी। तभी वेटर वहां पर हमारी बीफ नूडल्स वाली प्लेट्स ले आया, जिससे हमारी गहरी बातचीत बीच में ही टूट गई। मैंने तुरंत चिली ऑयल वाला जार पकड़ा और अपनी पुरानी आदत के हिसाब से बिना कुछ सोचे समझे ही उसमें से थोड़ा सा तेल अपने नूडल्स वाले बाउल में डाल लिया। वो काफी देर तक लगातार बस मुझे ही घूरती रही और फिर अचानक से बोल पड़ी कि तुम तो अब बहुत ही ज्यादा बदल गए हो। मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं हमेशा से ही ऐसा था। बस बात यह है कि तुमने आखिरकार अब जाकर मुझे नोटिस करना शुरू किया है। मेरी ये कड़क बात सुनकर उसका फ्यूज उड़ गया। मैं साफ देख सकता था कि उसे अचानक से बहुत सारी पुरानी यादें आ रही थीं। मैं चुपचाप उसके एक झूठे और हल्के जवाब का इंतजार कर रहा था। वो स्केच जिन्हें मैं कभी बहुत ज्यादा संभाल कर रखता था, और वो सारी एनिवर्सरी वाली डेट्स जो उसने अपने काम के चक्कर में बार बार मिस कर दी थी। उसे आखिरकार ये अच्छे से समझ आ गया था कि मेरे उन सब ठीक है वाले बहानों के पीछे मेरी बहुत ही भयंकर और गहरी निराशा छिपी हुई थी। फिर वो फुसफुसाते हुए मुझसे बोली कि मैं तुम्हें एकदम शुरुआत से फिर से जानना और समझना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मैंने अपनी नजरें उठाई और मेरा लुक एकदम बर्फ की तरह खौफनाक और ठंडा हो गया। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि जिस इंसान से मैंने प्यार किया वो शायद सिर्फ मेरी एक झूठी कल्पना था।
जबकि मैंने तुम्हारे उस असली अवतार को कभी सच्चे दिल से समझा ही नहीं। मैं काफी लंबे समय तक एकदम शांत बैठा रहा और फिर फाइनली मैंने हल्का सा अपना सिर हिलाते हुए बहुत ही ठंडे दिमाग से कहा कि अब इस सब के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। लियू रुयान। सोमवार की सुबह लियू रुयान ने जैसे ही कंपनी की लॉबी में कदम रखा, उसने देखा कि वो नल्ला यी डेंगचिंग रिसेप्शन पर अपने दोनों हाथों में कॉफी के 2 कप लिए हुए उसका ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो पास आई, उसने एकदम क्रीप वाली स्माइल देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सीईओ लियू, और फिर बड़ी ही खुशी के साथ उसे एक डबल एस्प्रेसो कॉफी का वो कप पकड़ा दिया। बिना चीनी वाली कॉफी। मेरी याददाश्त एकदम सही है ना? लियू रुयान ने बिल्कुल बेमन से और थोड़ी दूरी बनाए रखते हुए उस आदमी से वो कॉफी का कप अपने हाथों में ले लिया और उसे धीरे से थैंक यू बोला। लेकिन सच बताऊं तो आपको इस फालतू की तकलीफ की कोई जरूरत नहीं थी। अरे इसमें तकलीफ कैसी? ये डेंगचेंग ने अपनी चाल थोड़ी और तेज कर ली और उसके साथ चलते हुए अपनी वो बकवास वाली स्पीच जारी रखी। पिछले शुक्रवार वाले प्रपोजल को लेकर मेरे दिमाग में कुछ शानदार नए आइडियाज आए हैं। चलो आज एक साथ लंच करते हैं और उन सब पर अच्छे से बात करते हैं। एलिवेटर में बाकी के कर्मचारी भी मौजूद थे और लियू रुयान साफ महसूस कर सकती थी कि वे छुप छुप कर एक दूसरे को अजीब सी नजरों से देख रहे थे। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा कि अगर आपको मुझसे कोई काम की बात डिस्कस करनी है तो कृपया उसे फॉर्मल मीटिंग के दौरान ही उठाएं। लेकिन यी डेंगचिंग को इन बातों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। अरे हर वक्त इतना ज्यादा सीरियस मत रहा करो। मैंने सुना है कि मिस्टर गुई का गेम बच चुका है और अब वो तुम्हारी लाइफ से आउट हो गए हैं। तुम्हें खुद को नए लोगों से मिलने का मौका जरूर देना चाहिए। ये घटिया बकवास सुनते ही लियू रुयान के कदम वहीं एकदम रुक गए और भयंकर गुस्से से उसकी खोपड़ी सटकी। मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर झांकने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। और हाँ, अच्छे से याद रखना कि हमारा सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है। वो घूमी और यी डेंगचिंग को पूरी तरह से इग्नोर करके सीधे अपने ऑफिस के अंदर चली गई और बेचारे का सरेआम पोपट हो गया। उसने जोर से अपना दरवाजा बंद किया और उस बिना छुई हुई कॉफी को सीधा कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। गुस्से में उसके हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। तभी फोन बजा। वो सहेली शेन मैन का एक मैसेज था जिसमें लिखा था कि इस वीकेंड तुम्हारे प्यार के युद्ध के मैदान का हाल कैसा रहा? क्या तुम उस पॉटरी वाले मास्टर से मिली या नहीं? लियू रुयान ने रिप्लाई किया, मैं उससे मिली थी, लेकिन उसने मेरे साथ किसी भी आम मेहमान की तरह ही बर्ताव किया। शेन मैन का तुरंत रिप्लाई आया, कम से कम वो तुमसे मिलने के लिए राजी तो है, उम्मीद मत छोड़ना। अरे हाँ, वैसे क्या तुम इस शुक्रवार होने वाले दोस्तों के रियूनियन वाली पार्टी में जा रही हो? लियू रुयान उसे मना ही करने वाली थी कि तभी उसके दिमाग में अचानक से एक बहुत तगड़ा ख्याल आया, क्या वहां गुई बाड़ा भी आ रहा है? शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरे पति ने अभी किसी तरह उसे मना ही लिया है। तो क्या बोलती पब्लिक? क्या तुम वहां जाकर उससे टकराना और मिलना चाहती हो? ये गुड न्यूज पढ़ते ही लियू रुयान के होठों के दोनों किनारे एक बहुत हल्की सी स्माइल के साथ ऊपर की तरफ मुड़ गए। उसे लगा कि शायद अब भी उसके पास एक और आखिरी मौका बचा हुआ है। सीईओ लियू, ये इस वाले प्लान का तीसरा रिवीजन है। शू टिंगटिंग ने एकदम शांति से डेस्क पर सारे जरूरी कागजातों का बंडल रखा और बहुत ही झिझकते हुए पूछा कि क्या आपकी गिफ्ट ऑर्डर के लिए कोई खास डिमांड है? लियू रुयान ने तुरंत अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से ऊपर की तरफ देखा और उसकी उंगलियां बिना सोचे समझे अपनी उसी रिंग फिंगर को हल्के से घुमाने लगी जहां पहले कभी उसकी शादी की वो अंगूठी हुआ करती थी और अब सिर्फ एक निशान है। वो गिफ्ट बहुत यूनिक और एकदम कड़क आर्टिस्टिक होना चाहिए जो हमारी कंपनी के कल्चर को अच्छे से दिखाए और वो बहुत ज्यादा कमर्शियल भी ना लगे, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे मिस्टर गुई के स्टूडियो का शानदार स्टाइल है। शू टिंगटिंग ने अचानक ये बात बोल दी। ये सुनते ही लियू रुयान की उंगलियां एकदम अपनी जगह पर जम गईं और उसने चौंक कर अपनी असिस्टेंट की तरफ देखा, जिसे देखकर शू टिंगटिंग का चेहरा डर के मारे तुरंत लाल पड़ गया। मुझे माफ कर दीजिए बॉस। वो बस जब मैं पिछली बार आपके केबिन में जरूरी पेपर्स देने आई थी तब मैंने आपकी डेस्क पर रखा हुआ वो प्यारा सा सेरेमिक कप देखा था और वो मुझे काफी ज्यादा खास लगा। कोई बात नहीं, तुम लोड मत ले। लियू रुयान थोड़ा सा रिलैक्स हुई और उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई। और सच बताऊं तो ये एक बहुत तगड़ा आइडिया है। तो तुम तुरंत लैंडस्केप पॉटरी स्टूडियो वालों को कांटेक्ट करो और उन्हें जाकर सीधा बताओ कि हम उन्हें 200 कस्टम कॉर्पोरेट गिफ्ट्स बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहते हैं। शू टिंगटिंग ने एकदम भयंकर हैरानी से अपनी पलकें झपकाई और पूछा कि क्या मैं सीधा खुद मिस्टर गुई से बात करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लियू रुयान ने अपना फोन उठाते हुए पूरे एटीट्यूड में जवाब दिया, ये काम मैं खुद ही हैंडल करूंगी। उसका वो स्टूडियो पिछली बार के मुकाबले इस बार काफी ज्यादा सेट लग रहा था। मैंने वहां कुछ नए और एकदम शानदार डिस्प्ले शेल्व्स जोड़े थे। सारे शेल्व्स हाल ही में पूरे किए गए एकदम रापचिक पीसेस से भरे हुए थे। सिंपल सेरेमिक मग से लेकर बेहतरीन नक्काशी वाले वास तक वहां रखे। हर खूबसूरत आइटम पर एक छोटा और बहुत ही प्यारा सा लेबल लगा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे से अंदर कदम रखा, उसकी नजरें पूरे कलेक्शन पर दौड़ी। ऐसा लग रहा था कि वो सच में दिल से उनकी तारीफ कर रही है, लेकिन साथ ही वो मेरे पास थोड़ी और देर रुकने का बहाना भी ढूंढ रही थी। पूरे 200 कस्टम टी कप्स मैंने अपना वो आधा बना हुआ डिजाइन टेबल पर नीचे रख दिया और सिर उठाकर सीधा उसकी तरफ देखा। मेरी त्योरियां बिना किसी कंट्रोल के एकदम से ऊपर की तरफ चढ़ गईं। क्या तुम सच में इस इतने बड़े और भारी ऑर्डर को लेकर पूरी तरह सीरियस हो या बस मेरे साथ कोई फालतू मजाक कर रही हो? वो लाउंज वाले सोफे पर बड़ी शान से अपने पैरों को क्रॉस करके बैठी थी और उसके चेहरे पर एक बहुत नपी तुली सी स्माइल थी। बात एकदम सीरियस है। इस साल कंपनी ने क्लाइंट्स को गिफ्ट देने के लिए बहुत तगड़ा पैसा निकाला है। ये बवाल बजट देखकर मेरी उंगलियां अपने आप टेबल पर धीरे धीरे बजने लगी थी। यार, मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरी अजीब आदत कब बन गई। वैसे भी थोक के भाव माल छापना मेरा काम नहीं है। तुम किसी गिफ्ट वाली कंपनी के पास जाओ तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन तुम तो ये सब काम बहुत आराम से कर सकते हो, है ना? उसने दीवार पर टंगे मेरे एक पुराने सर्टिफिकेट की तरफ उंगली दिखाई। मैंने तुम्हारा पूरा बायोडेटा अच्छे से छान मारा है बॉस। अपनी मास्टर डिग्री के वक्त तुम बड़े लेवल के पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट्स में शामिल थे।
उसकी ये बात पूरी होते ही मैं एक पल के लिए एकदम सुन्न पड़ गया। मेरी हवा टाइट हो गई। उसने सच में मेरी पूरी कुंडली निकाल ली थी। मैंने बिना कोई भाव दिए एकदम ठंडे अंदाज में कहा कि उस बात को तो पूरा एक दशक बीत चुका है। पुरानी यादें कभी भी पूरी तरह से नहीं मिटती। वो हल्का सा आगे की तरफ झुकी। उसकी आवाज इतनी ज्यादा मीठी और प्यारी थी कि उस वक्त मैं ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि वो किसी आम क्लाइंट की तरह बात कर रही है या मेरी एक्स वाइफ बनकर नखरे दिखा रही है। बस यही समझ लो कि तुम अपने एक पुराने और अच्छे कस्टमर को नया मौका दे रहे हो। मैं उसकी बातों का गहरा मतलब अच्छे से समझ गया था, मेरे होठ फड़के, लेकिन मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस एक आखिरी बात बोली। मुझे सबसे पहले अपना डिजाइन का कच्चा काम पूरा करना है। मैं तुम्हें एक हफ्ते के अंदर इसका पूरा सैंपल दिखा दूंगा। मेरी ये बात खत्म होते ही उसने फौरन अपनी अगली डिमांड मेरे सामने रख दी। क्या मैं काम की रफ्तार देखने के लिए तुम्हारे स्टूडियो आ सकती हूँ? आखिर ये हमारी पूरी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा और एकदम बवाल प्रोजेक्ट है मेरे भाई। मैंने ऊपर उसकी आंखों में देखा जहां एक अजीब सी चमक नाच रही थी, जैसे उसे पूरा यकीन था कि मैं इस काम के लिए उसे कभी भी अपनी ना नहीं बोलूंगा। हार कर मुझे हाँ में सिर हिलाना पड़ा। जैसी तुम्हारी मर्जी। उस दिन के बाद से वो हर दूसरे दिन अपना लैपटॉप लेकर मेरे पास आने लगी। वो दिखावा करती थी कि वो काम की निगरानी के साथ अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि उसकी नजरें अक्सर फाइलों से हटकर सीधा मेरे ऊपर ही आकर टिक जाती थी। उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं अपने काम में इतना ज्यादा फोकस्ड और तेज हो सकता हूं। शायद उसकी पुरानी यादों में मैं आज भी वही एक खामोश और उदास इंसान था, जो रात की पार्टियों से उसके लौटने का हमेशा इंतजार करता था। वो फट्टू जो हमेशा एक गर्म खाना तैयार रखता था और उसके घर वापस आने की राह देखता रहता था। लेकिन अब वो जिस आदमी को देख रही है वो मेरा एकदम धांसू और अलग रूप है। उस दोपहर में एक नई लड़की को काम सिखा रहा था जिसने अभी बर्तन बनाना शुरू किया था। मैं उसके ठीक पीछे खड़ा था और अपने हाथों को उसके हाथों के पास रखकर उसे मिट्टी पर दबाव और एंगल सेट करना सिखा रहा था। अपनी कलाइयों को एकदम ढीला छोड़ दो, इस गीली मिट्टी के घूमने को अच्छे से महसूस करो, एकदम सही। अब धीरे धीरे से इस तरह से ऊपर की तरफ खींचो। यही वो सारे जाने पहचाने शब्द थे जो मैंने किसी जमाने में अपनी एक्स वाइफ लियू रुयान से भी प्यार से कहे थे। क्या ये तब की बात है जब मैंने उसे खाना बनाना सिखाया था, या फिर जब मैं उसे योगा करवाता था? अब तो मुझे ये सब ठीक से याद भी नहीं है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो अप्सरा अभी भी वहीं बैठी थी और उसका लैपटॉप अभी भी खुला हुआ था, लेकिन उसकी लैपटॉप की स्क्रीन पर 1 इंच भी हलचल नहीं हुई थी। मैंने धीरे से खांसते हुए आवाज लगाई, हेलो सीईओ लियू। ये सुनते ही वो एकदम चौंक कर झटके से मेरी तरफ ऊपर देखने लगी, जैसे वो अभी अभी किसी बहुत ही गहरे सपने से जागकर बाहर उठी हो। क्या तुम्हारा भी इसे एक बार ट्राई करने का मन है? मैंने उस मिट्टी के पहिए की तरफ इशारा करते हुए पूछा। क्या मैं उसने खुद की तरफ उंगली दिखाई और काफी ज्यादा हैरान सी लग रही थी। मैंने हल्की सी स्माइल दी और कहा, वैसे भी तुम्हारा ध्यान उन फाइलों पर तो बिल्कुल भी नहीं है बॉस। तो खुद ही देख लो कि जिनका पैसा तुम दे रही हो वो चीजें बनती कैसे हैं। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और आगे बढ़कर उस पहिए के ठीक सामने बैठ गई। मैं साइड में खड़ा होकर उसे देख रहा था जब उसने अपने कांपते हुए हाथ मिट्टी पर रखे और उसका पूरा चेहरा एक अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। मुझे क्या करना चाहिए? उसने घबराते हुए पूछा। मैंने कहा, सबसे पहले अपने हाथों को गीला करो और फिर इस मिट्टी को बहुत ही प्यार से पकड़ कर रखो। मैंने उसे याद दिलाया कि इस मिट्टी में भी जान होती है। तुम्हें सिर्फ इसे सही रास्ता दिखाना है, ना कि इसे पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। उसने मेरी बात मानी, लेकिन उसका पहला टच ही इतना ज्यादा सख्त और कड़क था कि वो बेचारी मिट्टी का कच्चा ढांचा उसी पल अपनी जगह से हिलकर एकदम पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया। यार, उसने दुखी होकर मुंह बनाया। लो, मैंने कबाड़ा कर दिया। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, कोई बात नहीं, लोड मत ले, हम इसे फिर से दोबारा शुरू कर लेंगे। जल्दबाजी करना इस मिट्टी के काम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दूसरी बार कोशिश करने पर उसकी उंगलियां अब पहले की तरह इतनी ज्यादा सख्त और एकदम कड़क नहीं लग रही थी। वो मिट्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगी थी और उसकी हथेलियों के नीचे दबकर वो अब एक ऐसे गोल ढांचे में पूरी तरह बदल गई थी जो देखने में काफी ज्यादा सीधा और सही लग रहा था। मैंने एक भी शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप उसके बगल में खड़ा उसकी उस सीरियस और एकदम ध्यान वाली वाइब को घूरता रहा। लो, मैंने ये कर दिखाया। वो खुशी से चिल्लाई। वो खुशी से ऐसे चिल्लाई जैसे किसी बच्ची ने एग्जाम में टॉप मार लिया हो। मेरी हंसी छूट गई और मैं अपनी एक बहुत हल्की सी मुस्कान को रोक नहीं पाया। इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ, ये तो बस शुरुआत है। उसके होठों पर अभी भी वो प्यारी और एकदम जहर सी लगने वाली स्माइल खिली हुई थी। उसकी वो आंखें एकदम चमकीली और प्यारी लग रही थीं। तभी अचानक से उसके हाथों का मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया और उस पर पड़ा दबाव भी काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो मिट्टी का पूरा ढांचा अचानक से मुड़कर एकदम खराब हो गया। मैंने घबराकर तुरंत उसे ये कहना चाहा कि पैनिक मत कर, सब ठीक हो जाएगा यार, लेकिन वो उसे बचाने के लिए पहले ही हाथ आगे बढ़ा चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि उस नर्म मिट्टी पर उसके नाखूनों के 3 गहरे निशान छप गए। मुझे माफ कर दो, उसने झटके से अपने हाथ पीछे खींचे और उसका पूरा शरीर एक ही जगह पर सुन्न पड़ गया, जैसे कोई भारी पनौती लग गई हो। मैंने देखा कि वो बिना सोचे समझे अपने होंठ चबा रही थी, जैसे वो डर के मारे किसी भारी डांट का इंतजार कर रही हो और उसकी बहुत बुरी वाट लगने वाली हो। शायद बचपन में उसे भी इसी तरह से बहुत बुरी तरह डांटा गया होगा, या फिर शायद उसने भी कभी इसी तरह से दूसरों पर अपना खतरनाक वाला गुस्सा निकाला होगा। लेकिन मैंने बिना एक भी शब्द बोले बस शांति से उस मशीन को पूरी तरह से बंद कर दिया। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस खराब हो चुकी मिट्टी को प्यार से हटा दिया। मैंने उसे पहिए से निकाला, वापस एक गोल बॉल की तरह मोड़ा और उसे सीधा पानी की बाल्टी में फेंक दिया।
इस गीली मिट्टी के पास भी अपनी खुद की एक याददाश्त होती है। मैंने कहा कि जब एक बार ढांचा बिगड़ जाता है तो जबरदस्ती काम करते रहने से परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है और ये पूरा मामला एकदम बुरी तरह से रायता फैला देता है। मैंने उसकी आंखों में हैरानी की एक तेज चमक देखी, जैसे उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं उस पर थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं करूंगा। मेरे भाई, वो एकदम डम बनकर मुझे खाली आंखों से घूरती रही जब मैं वहां की सफाई कर रहा था। क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? उसकी आवाज बहुत धीमी थी जिसमें एक अजीब सा डर था। मैंने उसकी तरफ देखा और ना में अपना सिर हिला दिया। मैं भला गुस्सा क्यों होऊंगा? मेरी ये बात सुनकर वो अब पहले से भी कहीं ज्यादा सस्पेंस में लग रही थी। हर वो इंसान जो कोई नई शुरुआत करता है उसे इस दौर से गुजरना ही पड़ता है। मैं थोड़ा सा और पास गया और उसके हाथ में एक ताजी मिट्टी का टुकड़ा थमा दिया। इसके अलावा तुमने जो बिगाड़ा है वो कोई बड़ा मास्टरपीस नहीं था, बल्कि सिर्फ एक कच्ची मिट्टी का टुकड़ा था, लेकिन मैंने तुम्हारी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, यह सिर्फ एक मामूली सी मिट्टी है। मैंने अपने कंधे उचकाए और मेरा टोन एकदम नॉर्मल और कैजुअल था। फेल होना भी कहीं न कहीं अपने आप में नई चीज सीखने का ही एक बड़ा हिस्सा होता है। ये तुम्हें चीजों की इज्जत करना सिखाता है और तुम्हें सब्र करना भी सिखाता है। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन मैं साफ देख सकता था कि अब उसकी नजरें पूरी तरह बदल चुकी थीं। उसकी वो नजर, मैं उस नजर को बहुत अच्छे से पहचानता था। ये सिर्फ कोई मामूली सा पछतावा नहीं था, बल्कि अंदर से एक बहुत भारी एहसास था कि वो एक बहुत ही लंबे समय से एकदम पूरी तरह गलत रास्ते पर थी। वो पीछे मुड़कर वापस आना चाहती थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर अपनी शुरुआत कहां से करे। हम अपनी उस शादी में इतने लंबे समय तक एक साथ रहे थे, लेकिन अब जाकर वो मेरी बातों को सच में बहुत ध्यान से सुन रही थी और अच्छे से समझ रही थी। मैं यहाँ पर सिर्फ एक मिट्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा समय, मेरे आदर्श और मेरा वो सारा जुनून और लगन है जिसे उसने कभी अपनी जिंदगी में कोई भी भाव नहीं दिया था। क्या तुम इसे एक बार फिर से ट्राई करना चाहती हो? मैंने मिट्टी का एक नया टुकड़ा उसके ठीक सामने रखते हुए पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और चुपचाप अपना सिर हल्की सी हाँ में हिला दिया। इस बार उसके चेहरे पर कोई भी स्माइल नहीं थी। उसने एक भी शब्द नहीं कहा और अपना पूरा ध्यान उस पहिए पर लगाए रखा। अपने हाथों को गीला किया, मिट्टी को सही जगह रखा और बहुत ही प्यार से एकदम धीरे धीरे उस पहिए को आराम से घुमाने लगी। यार, मैं उसके पास खड़ा मिट्टी को हथेलियों के नीचे ऊपर उठते हुए देख रहा था। वो एकदम घूमते हुए अपना रूप बदल रही थी और धीरे धीरे सिकुड़ रही थी और फिर से खिल रही थी। उस पल उसके चेहरे के हाव भाव ने फाइनली मुझे लियू रुयान को ठीक से देखने का एक बहुत ही शानदार मौका दिया। जो पहले सिर्फ काम को ही जानती थी, अब अपने हाथों से इस दुनिया को महसूस करने की एकदम शांति और सुकून वाली वाइब तलाश कर रही है। शायद उसने मुझे कभी सच्चे मन से समझा ही नहीं यार, पर कम से कम इस एक पल में वो मुझे पूरी तरह से समझने की एकदम सच्ची कोशिश कर रही थी। सच। बॉस लियू, ये रहे वो कागज जो आपने मुझे ढूंढने को बोले थे। शू टिंगटिंग ने उन डॉक्यूमेंट्स को मेज पर रख दिया और बड़ी उत्सुकता के साथ लियू रुयान की तरफ एकदम ध्यान से देखने लगी। यार, वो अपने हाथों में एक छोटे सिरेमिक कटोरे को गोल घुमाकर देख रही थी। क्या ये सच में मिस्टर गाई का बनाया हुआ काम है? उसने बहुत ही हैरानी से उससे ये एकदम सीधा सवाल पूछा। दोस्त, लियू रुयान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं यार, इसे मैंने खुद बनाया है। ये देखने में एकदम ही कचरा लग रहा है ना? सच सच बताओ तुम, ये सच में एकदम बवाल और कलात्मक लग रहा है। शू टिंगटिंग ने अपने शब्द बहुत सोच समझकर चुने, फिर जैसे कुछ याद करते हुए बोली कि क्या आपको वो पुरानी बात पता है? पिछले साल एक ऐसा समय था जब मिस्टर गाय हमेशा ऑफिस के नीचे आपका इंतजार किया करते थे, एकदम फट्टू की तरह। ये सुनकर लियू रुयान का हाथ बीच हवा में ही पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। ये सब आखिर कब हुआ था? शायद नवंबर के आसपास। तब पहले से ही बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शू टिंगटिंग ने पुरानी बातों को याद करते हुए एकदम साफ बताया। एक बार मैंने रात 9 बजे के बाद तक काम किया और जब मैं निकली तो मैंने उन्हें सड़क के उस पार वाली कॉफी शॉप पर चुपचाप से एकदम नल्ले की तरह खड़े हुए देखा। मैं पास गई और पूछा कि क्या मैं आपको बता दूं? तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि काम करते वक्त आपको किसी का भी तमाशा करना या परेशान करना बिल्कुल पसंद नहीं था। पिछले साल नवंबर में वो ऐसा समय था जब वो उस बड़े टेक ओवर प्रोजेक्ट में पूरी तरह से फंसी हुई थी और लगभग हर एक दिन देर रात तक पागलों की तरह सिर्फ काम करती थी। उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि गाई बाड़ा ने कभी भी उसका इंतजार किया हो। क्या वो अक्सर ऐसा करता था? शू टिंगटिंग ने अपना सिर हिलाते हुए इस बात पर एकदम साफ हाँ कर दी। बाद में गार्डली अंकल से बात की और तब जाके मुझे इस पूरे लोचे का पता चला। मिस्टर गाई बाड़ा हर हफ्ते करीब 2 या 3 बार तो एकदम पक्का यहाँ पे आते ही थे और वो कभी कभी तो पूरे 2 घंटे तक वहीं खड़े होकर आपका इंतजार करते थे। ली, अंकल ने बताया कि उनसे ये सब बिल्कुल भी देखा नहीं गया और उनकी खुद की नस फटी जा रही थी। यार, वो ऊपर आकर आपको बुलाने में उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा बड़े ही प्यार से मना कर दिया और एकदम साफ कहा कि आपको काम करते हुए बीच में रोकना एकदम सही नहीं है। आपके काम का प्रेशर पहले से ही बहुत ज्यादा था, इसलिए वो बेवजह कोई भी नया रायता फैलाकर आपको और ज्यादा मुसीबत या टेंशन में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहते थे, किसी भी कीमत पर। लियू रुयान की आंखें अचानक से आंसुओं से पूरी तरह धुंधली हो गईं और उसे वो पुराना समय एकदम अच्छे से याद आने लगा था। यार, जब भी वो देर रात घर लौटती थी, गाई बाड़ा हमेशा उसके लिए गर्म चाय और रात का खाना बना के एकदम रेडी रखता था, सच्चे आशिक की तरह। और उसने एक बार भी शिकायत का कोई शब्द नहीं कहा। फिर भी लियू ने कभी उसके उन बेचारे हाथों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जो इतनी ठंड में जम चुके थे। कड़ाके की ठंड में इतनी देर तक इंतजार करने से उसकी स्किन पूरी तरह फट चुकी थी। बॉस लियू, क्या आप एकदम ठीक हैं? उसने बहुत परेशानी से पूछा। मैं एकदम ठीक हूँ,
लियू रुयान ने जल्दी से अपनी आंखों के कोनों को पोंछा और खुद को संभाला ताकि किसी को भी उसके रोने का बिल्कुल पता न चले। मुझे ये सब बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट के जाने के बाद लियू रुयान ने दराज के एकदम अंदर से गाई बाड़ा की वो पुरानी डायरी चुपचाप बाहर निकाली। उसने पिछले साल नवंबर वाला पन्ना पलटा और जैसा सोचा था उसे वहां एकदम वही सारी बातें लिखी हुई मिली। 15 नवंबर। लियू रुयान लगातार 26 घंटों से बिना रुके बस पागलों की तरह काम किए जा रही है यार। मैं उसका इंतजार करने के लिए कंपनी गया क्योंकि मैं उसे थोड़ा आराम करने की सलाह देना चाहता था। मैंने देखा कि उसके ऑफिस की लाइट जल रही थी, लेकिन मेरी ऊपर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। मैं एकदम फट्टू बन गया। पिछली बार जब मैं अचानक उसकी मीटिंग में घुस गया था तो वो भयानक गुस्से में भड़क उठी थी। मैंने एक गर्म दूध का डिब्बा खरीदा और उसे वहीं रिसेप्शन पर चुपचाप छोड़ दिया। असिस्टेंट जियांग को इसे वहां पहुंचाने के लिए कहा, यह सोचकर कि कम से कम वो खाना खाना याद रखेगी। लियू रुयान ने डायरी बंद की और उस बिगड़े हुए सिरेमिक कटोरे को अपने सीने से एकदम कसकर पकड़ लिया यार। उसे अचानक से सब कुछ एकदम साफ समझ आ गया। गाई बाड़ा के तलाक लेने की असली वजह यह बिल्कुल भी नहीं थी कि वो अब उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसकी असल वजह कुछ और ही थी मेरे भाई। उसकी बेरुखी ने उसके दिल को बहुत ही गहराई तक चोट पहुंचाई थी। शुक्रवार की दोपहर को मैं नए कप मॉडल के लिए शीशा मिलाने के बारे में शू कैनिक्सन के साथ बहुत ही जरूरी चर्चा कर रहा था यार। वो कला अकादमी की एक बहुत ही स्मार्ट बच्ची है जो आमतौर पर वीकेंड पर मेरी मदद करने आती है और स्टूडियो के उपकरणों को उधार लेकर अपनी इंटर्नशिप भी एकदम शानदार तरीके से पूरी कर रही है। भाई मुझे ये सेटिंग सच में बहुत पसंद है। कोई फालतू का शोर नहीं, कोई बकवास सवाल नहीं, बस अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करना। उसने मुझे वो नीला भूरा शीशा दिखाया जो उसने बनाया था। उसने उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था और बोली कि वो किनारे पर मैटलिक टच देना चाहती है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और बदलाव के लिए कुछ कड़क सुझाव दिए। हमने एकदम परफेक्ट तरीके से साथ काम किया और हमारी आपसी समझ उस लेवल की थी जो मैंने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं की थी। जैसे ही मैंने सोचा कि आज का दिन भी एकदम शांति और सुकून वाला होगा, अचानक से किसी ने दरवाजा खोला। मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि लियू रुयान वहां खड़ी थी। उसके हाथों में 2 कॉफी के कप थे। उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी सी फीकी पड़ गई थी। उसकी नजरें मेरे और शू कैनिक्सन के बीच एकदम से झूलने लगी, जिससे लियू रुयान एक पल के लिए वहीं सुन हो गई। मैंने बिना सोचे समझे उसे एकदम से पुकारा। शू कैनिक्सन भी बड़ी उत्सुकता से घूमी और उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो बस अंदाजा लगा रही थी कि ये कौन है, माफ करना। मुझे नहीं पता था कि कोई मेहमान आया है। लियू रुयान ने मुस्कुराते हुए वो कॉफी के कप ऊपर उठाए। मैं बस थोड़ी कॉफी लाई थी। मैं कप लेने के लिए आगे बढ़ा। मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों से हल्की सी टकराईं, लेकिन मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लिया यार। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना ज्यादा शांत रखने की एकदम पूरी कोशिश की और फिर शू कैनिक्सन से उसकी पहचान कराई। ये शू कैनिक्सन है, मेरी चचेरी बहन जो एक स्टूडेंट है, आर्ट्स अकेडमी में पढ़ती है और वीकेंड पर यहाँ मेरी मदद करती है। शू कैनिक्सन, ये लियू रुयान है। इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म कर पाता, उसने बीच में ही टोकते हुए बोला कि मैं इसकी एक्स वाइफ हूं। उसने खुद आगे बढ़कर अपना हाथ मिलाया, जैसे वो किसी बात पर जोर देना चाहती हो या शायद वो बस अपना ही तमाशा बनाकर मजाक उड़ा रही हो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शू कैनिक्सन की आंखें एकदम हैरानी से पूरी चौड़ी हो गईं। क्या बात है, क्या आप वही मशहूर फाइनेंस क्वीन हैं जिनका ये अक्सर मुझसे जिक्र किया करते हैं? शू कैनिक्सन, मैंने तुरंत उसकी बात काट दी। क्या तुम वहां रखे उन बर्तनों पर पॉलिश करने में मदद करोगी कि मैं इसकी एक्स वाइफ हूं? उसने खुद आगे बढ़कर अपना हाथ मिलाया, जैसे कि वो किसी बात पर जोर देना चाहती हो या शायद वो बस अपना ही एकदम तमाशा बनाकर मजाक उड़ा रही हो। सच यार, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शू कैनिक्सन की आंखें ये सब देखकर एकदम हैरानी से पूरी तरह चौड़ी हो गई और वो कुछ सोचने लगी थी। यार सच में, क्या बात है, क्या आप सच में वही मशहूर और लेजेंड फाइनेंस क्वीन है जिनका ये अक्सर मुझसे जिक्र किया करते हैं? शू कैनिक्सन, मैंने अपना आपा खोकर एकदम तेज आवाज में चिल्लाकर उसे वहां बुलाया। मैंने तुरंत उसकी बात काट दी। क्या तुम वहां रखे उन बर्तनों पर पॉलिश करने में मेरी मदद करोगी ताकि वो पूरी तरह से एकदम रापचिक और शानदार दिखें दोस्त मेरे? शू कैनिक्सन ने एकदम शातिर तरीके से मुझे आंख मारी, जैसे कि वो कोई गहरी बात समझ गई हो। फिर वो हंसी और चुपचाप वहां से दूसरी तरफ भाग गई बिना कोई और फालतू बात किए। यार, उसके कहने का क्या मतलब था कि तुम अक्सर जिक्र करते हो? लियू रुयान लगातार मुझे घूरती रही और अपनी नशीली आंखों में छिपी हुई उस भयंकर बेचैनी और गहराई को वो किसी भी तरह से छुपाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही थी। मैंने अपना गला साफ किया और फौरन उस बात को घुमा दिया। अरे कुछ नहीं, बस वो डिजाइन वाले स्केच पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। क्या तुम उन्हें एक बार अभी देखना चाहोगी? मैं उसे सीधा उस डिस्प्ले वाली टेबल के पास ले गया जहां मैंने वो 5 सैंपल कप रखे थे जिन्हें मैंने पिछले कुछ दिनों में बनाया था, और हर एक कप में एकदम अलग ही रापचिक फायरिंग प्रोसेस इस्तेमाल हुआ है और नीचे वाला लोगो भी एकदम कस्टम डिजाइन था। उसका हाथ कप के किनारे पर धीरे से फिसला, जैसे उसकी उंगलियों में कोई बहुत गहरा दर्द और अनकहा सा भारीपन अंदर छिपा हुआ हो। ये एकदम परफेक्ट और एक नंबर बने हैं, उसने धीरे से फुसफुसाते हुए मुझसे कहा। मैंने बिल्कुल नॉर्मल दिखने का नाटक किया और अपनी फीलिंग्स को बाहर न आने देने की पूरी खतरनाक कोशिश भी की। तुम कोई एक डिजाइन पसंद कर लो ताकि हम अगले हफ्ते से ही इसका असली काम शुरू कर सकें। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अचानक से ऊपर मेरी तरफ देखने लग गई और मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने मेरी पूरी तरह हवा टाइट कर दी। क्या तुम्हें हमारे उस तलाक के बाद कभी भी पछतावा हुआ? उसका ये खतरनाक सवाल सुनकर मेरा पूरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। तुम अचानक से ये सब क्यों पूछ रही हो? मैंने अपनी आवाज एकदम नॉर्मल रखने की बहुत कोशिश की क्योंकि मुझे पछतावा है। वो सीधा मेरी आंखों में घूर रही थी, एकदम हमारी शादी वाले दिन की तरह। उसकी आंखें उस वक्त इतनी ज्यादा नशीली और चमकदार लग रही थीं कि मेरी उन्हें ज्यादा देर तक घूरने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो आगे बोली, मैं हर रोज बहुत पछताती हूँ। उसने ये एक बात और एक्स्ट्रा जोड़ी। मैंने एक लंबी सांस ली और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, अचानक मेरा दरवाजा किसी ने जोर से खोला
और वहां से मुझे एक जानी पहचानी और फालतू सी आवाज सुनाई दी, यार लियू रुयान, मुझे अच्छे से पता था कि तुम यहीं पर मिलोगी। मैंने अपना सिर घुमाकर देखा तो वो नल्ला यी डेंगचेंग लाल गुलाबों का एक बड़ा सा गुच्छा अपने हाथों में लिए हुए वहां दरवाजे पर खड़ा था। उसका भौकाल ऐसा था जैसे वो यहाँ कोई बड़ा युद्ध लड़ने आया हो। लियू रुयान का हाथ अचानक मेरे उस कप से झटके में ऐसे पीछे हट गया जैसे उसका हाथ आग से बुरी तरह जल गया हो। और तभी मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में जो एक छोटी सी उम्मीद जगी थी वो फिर से एकदम ठंडी पड़ गई, और लियू रुयान की आवाज का टोन भी अब अचानक काफी ज्यादा कड़क हो गया था। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं कि हमारी आज कोई मीटिंग फिक्स थी, ये बस मेरा अचानक से बना हुआ प्लान था। उसने गुलाबों का वो गुच्छा ऊपर उठाया। दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान के लिए ये सबसे खूबसूरत और रापचिक फूल मैंने कोने में खड़ी सुकियान क्यान को चिढ़ते हुए बहुत ही अजीब सी ठंडी आवाज निकालते हुए सुना। मैंने उसे बिल्कुल नहीं रोका, क्योंकि उस लड़की का शक हमेशा एकदम निशाने पर लगता है। लियू रुयान ने वो फूल नहीं लिए। मैं उसके चेहरे पर एक अजीब सी झल्लाहट देख सकता था, लेकिन उसने अपनी आवाज को बहुत ज्यादा शांत और नॉर्मल बनाए रखा। वो यहाँ मुझसे बिजनेस की बात कर रहे हैं। ये सुनते ही यी डेंगचेंग ने मुझे देखते हुए अपनी भौहें ऊपर चढ़ाई। मुझे लगा कि तुम दोनों का गेम अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसकी इस घुमावदार और भयंकर डबल मीनिंग बात का सीधा सा मतलब मुझे उकसाना था। मैंने अपने दिल के उस खौफनाक गुस्से को अंदर ही दबा लिया और बहुत ही शांत रहकर उसे जवाब देने की कोशिश की। हम सच में बिजनेस डील डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सीईओ लियू ने हमें कॉर्पोरेट गिफ्ट्स बनाने का एक बहुत तगड़ा ऑर्डर दिया हुआ है यार। उसने मेरे पूरे स्टूडियो के अंदर अपनी नजर घुमाई और मेरे काम को ऐसे देखा जैसे वो किसी सस्ते और चवन्नी छाप वर्कशॉप की फालतू सी बनावट को बुरी तरह जज कर रहा हो। इतने छोटे और खटारा से स्टूडियो को तुम्हारी कंपनी का इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया। लियू रुयान, मैं कुछ ऐसे बेहतरीन सप्लायर्स को जानता हूं जो इस कबाड़ जगह से कहीं ज्यादा प्रोफेशनल और तगड़े लेवल के हैं यार। इससे पहले कि मैं अपने बचाव में उसे कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल पाता, लियू रुयान एकदम ठंडी और कड़क आवाज में बोली, डायरेक्टर यी डेंगचेंग, सबसे पहली बात तो यह है कि तुम मुझे हमेशा सीईओ लियू कहकर बुलाओगे, और दूसरी बात कि मेरे इस बिजनेस वाले फैसलों में मुझे तुम्हारी फालतू राय की कोई जरूरत नहीं है, और अब तुम यहां से कट ले। मैं सच कहूं तो उस पल मैं भी एकदम सन्न रह गया। हमारी पूरी 5 साल की शादी में उसने कभी भी दूसरे लोगों के सामने मेरा स्टैंड नहीं लिया था, और आज वो बिना कुछ सोचे समझे एक ढाल की तरह खड़े होकर खुलेआम मेरा बचाव कर रही थी। यह सब देखकर यी डेंगचेंग के चेहरे की वो झूठी स्माइल तुरंत गायब हो गई, और उसने अपना वो गुलाबों वाला गुच्छा गुस्से में वर्कबेंच पर पटक दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या करना है। फिर उसने जोर से वो दरवाजा पटका और वहां से निकल लिया। उसके दरवाजे पटकने की वजह से मेरे सेरेमिक शेल्फ पर रखी हुई सारी छोटी छोटी चीजें बहुत ही बुरी तरह हिली। वहां का सन्नाटा एकदम रुके हुए ठंडे पानी की तरह बहुत खौफनाक था। मुझे माफ कर दो, लियू रुयान ने एकदम धीरे से फुसफुसाते हुए मुझसे ये बात कही। मैंने धीरे से खांसते हुए बहुत ही नरमी से कहा, कोई बात नहीं यार, चिल मार, क्या तुमने अब तक कोई मॉडल पसंद किया? फाइनली उसने उन सैंपल में से एक की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया, मुझे ये चाहिए, बहुत शुक्रिया। तभी अचानक से उसका फोन बजा, और उस कॉल का जवाब देने के तुरंत बाद ही उसके चेहरे के भाव एकदम से बहुत ज्यादा सीरियस और खौफनाक हो गए। कंपनी में कुछ बहुत बड़ा बवाल हो गया है, मुझे अभी निकलना होगा। मैंने सिर हिलाया, ठीक है जाओ। मैं सुक्यान क्यान को बोलकर कल सुबह तक वो सैंपल तुम्हारे ऑफिस के अंदर भिजवा दूंगा, तुम लोड मत ले। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे लेने खुद आ जाऊंगी। अपना सारा सामान पैक करते हुए उसने एक नजर मेरी तरफ घुमाई, और उसकी वो तेज नजरें उन लाल रंग के गुलाबों के ऊपर से होकर गुजरी थी। यार, मेरे और यी डेंगचेंग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। ये सुनते ही मेरे हाथों का मूवमेंट एकदम जम गया। तुम्हें मुझे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है यार, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन मैं बस ये सब एकदम साफ रखना चाहती हूँ। उधर कंपनी में वो रायता लोगों की सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। एक बहुत ही मेन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के फाइनेंस मॉडल में भारी गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से कंपनी को करोड़ों का बड़ा चूना लगने का भयंकर खतरा पैदा हो गया था यार। लियू रुयान ने एकदम से पूरी टीम को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए वहां बुला लिया। मीटिंग रूम का वो खौफनाक माहौल ऐसा था कि किसी का दम घुट जाए। तुरंत सारे डेटा को फिर से कैलकुलेट करना शुरू करो। उसने लीगल डिपार्टमेंट वालों को तुरंत सख्त ऑर्डर दिया कि सारे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को फिर से ध्यान से चेक करो, ताकि इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। उसके सभी नीचे काम करने वाले लोग फौरन तेजी से दौड़े। लियू रुयान को यह अच्छे से पता था कि आज की रात बिना सोए ही गुजारनी पड़ेगी। रात के 1 बजते बजते सब थक चुके थे, इसलिए उसने सबको घर जाने के लिए बोल दिया, जबकि वो खुद ऑफिस में रुकी रही ताकि सारे जरूरी पेपर्स को चेक कर सके। उसकी उंगली फोन में गुई बाडा के नाम के ठीक ऊपर हवा में झूल रही थी। वो लगभग उसे कॉल करने वाला बटन दबाने ही वाली थी। पहले जब भी ऑफिस के काम में कोई खतरनाक रायता फैलता था तो गुई बाडा हमेशा उसे बहुत ही शांत दिमाग से एकदम सही और तगड़ी सलाह देता था। उन अंधेरी रातों में वो एकदम चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता था और बिल्कुल अलग नजरिए से उस मुसीबत की सबसे मेन जड़ को उसके सामने रख देता था। उसकी उंगली बस कुछ सेकंड के लिए वहां हवा में झूलती रही, और फिर फाइनली उसने अपना हाथ एकदम पीछे खींच लिया। वो अब उस पर ऐसे डिपेंड नहीं रह सकती थी, कम से कम इस तरह खुलेआम तो बिल्कुल नहीं। खिड़की के बाहर शहर की वो रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई, और अब बस कुछ टिमटिमाती हुई चिंगारियां ही बची थीं। लियू रुयान को अचानक गुई बाडा की डायरी वाली वो लंबी रातें समझ आईं। गुई बाडा की डायरी में लिखी उस इंसान के इंतजार की तड़प जो कभी टाइम पर घर नहीं आई। वो बहुत टेंशन में रहता था, लेकिन डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं होती थी। ये सोचकर वो रोई, और फिर वो अकेला ही उसी सुनेपन में सो जाता था। सुबह 5 बजे फाइनली इस बड़ी प्रॉब्लम का कोई जुगाड़ मिल ही गया। लियू रुयान बुरी तरह थक कर अपनी उस कुर्सी पर एकदम पीछे की तरफ लुढ़क गई। उसकी आंखें एकदम सूख चुकी थीं और उनमें भयंकर दर्द हो रहा था।
डेस्क पर रखे कप की कॉफी बिल्कुल उसके उस वक्त के जमे हुए और भसड़ वाले दिमाग की तरह सख्त थी। सीईओ लियू शू टिंगटिंग ने अपना सिर केबिन के अंदर घुसाया और पूछा, क्या आप पूरी रात जगी रही हैं? क्या मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आऊं? नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है पूछने के लिए, थैंक्स। लियू रुयान ने अपने चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कान लाते हुए पूछा, क्या सब लोग आ गए हैं? सुबह 9 बजे वाली वो इमरजेंसी मीटिंग भी अनाउंस कर दी गई। क्या आप पहले थोड़ी देर के लिए घर जाकर आराम करना चाहेंगी? लियू रुयान ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया, हमारे पास अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। वो अचानक से अपनी जगह से खड़ी हुई, लेकिन उसे भयंकर चक्कर आ गया, जिससे बचने के लिए उसने तुरंत उस डेस्क का किनारा पकड़ा। जू टिंगटिंग की एकदम हवा टाइट हो गई और वो शौक में उसे सहारा देने दौड़ी। उसने घबराते हुए कहा, सीईओ लियू, आपकी हालत तो एकदम कबाड़ा लग रही है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। लियू रुयान ने धीरे से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, शायद मेरा ब्लड शुगर लेवल थोड़ा लो हो गया है। जू टिंगटिंग बोली, आप बस 1 मिनट रुको, और वो फौरन वहां से बाहर भाग गई। कुछ देर बाद वो एक चॉकलेट का डिब्बा लेकर वापस लौटी। आप पहले इसे खा लो। क्या मैं मिस्टर गुईबाड़ा को कॉल करूं ताकि वो आपको ले जाएं? लियू रुयान ने झटके से ऊपर देखा। गुईबाड़ा को क्यों बुलाना है? जू टिंगटिंग ने पलके झपकाई, क्योंकि पिछली बार जब आपको बुखार हुआ था तब उन्होंने अचानक उसे लगा कि उसने रायता फैला दिया है और उसने फौरन अपना मुंह बंद कर लिया। पिछली बार ऐसा कब हुआ था? लियू रुयान ने जोर देकर पूछा। टिंगटिंग ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, पिछले साल दिसंबर के आसपास की बात है, जब आपने लगातार 40 घंटों तक बिना रुके अपना काम किया था और उसके बाद आपको बहुत तेज बुखार हो गया था। तब मिस्टर गुईबाड़ा ही आपको यहाँ से लेने आए थे और वो पूरी रात अस्पताल में आपके ठीक बगल में बैठकर आपका पूरा ख्याल रख रहे थे। उस वक्त उन्होंने मुझे ये बात आपको बताने से मना किया था और कहा था कि आपको अपनी कमजोरी दूसरों को दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह सुनकर लियू रुयान का गला भर आया। उसे इस पूरी घटना के बारे में कुछ याद नहीं था। उसकी यादों में बस एक धुंधला सा अस्पताल का कमरा, छत और उसके हाथ के पिछले हिस्से पर लगा ड्रिप का वो निशान था। उसने मान लिया था कि कोई असिस्टेंट ही उसे लेकर गया होगा, उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आखिर में वो बोली, मैं एकदम ठीक हूँ। जब वो मीटिंग खत्म हुई तो दोपहर के 3 बज चुके थे। लियू रुयान ने किसी तरह खुद पर जोर डालकर उस 2 घंटे की क्राइसिस मैनेजमेंट वाली बहस को पूरा किया और अब उसकी पूरी ताकत एकदम खत्म हो चुकी थी। वापस अपने ऑफिस में पहुंचकर वो पूरी तरह सरप्राइज रह गई, क्योंकि उसकी टेबल पर एक थर्मल बैग रखा था। जू टिंगटिंग ने बताया कि इसे मिस सू क्यान ने भेजा है, जो मिस्टर गुईबाड़ा की कजिन है। उन्होंने कहा कि मिस्टर गुई ने जोर देकर बोला है कि उसकी डेस्क पर एक थर्मल बैग रखा था। जू टिंगटिंग ने उसे बताया कि ये बैग मिस सू क्यान ने यहाँ भेजा है, जो कि मिस्टर गुईबाड़ा की चचेरी बहन है, और उन्होंने इसे खास तौर पर आपके लिए ही यहाँ भिजवाया है बॉस। उसने कहा कि मिस्टर गुई ने जिद की है कि आप इसे गर्म रहते ही खा लें। लियू रुयान ने वो बैग खोला जिसमें गर्म झींगा दलिया वाला एक टिफिन था और साथ में कुछ साइड डिशेस भी रखी हुई थी। इनमें से कोई भी चीज उसके स्वाद के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बनी थी, क्योंकि उसे ये सब ज्यादा पसंद नहीं था। उस बॉक्स के नीचे एक छोटा सा नोट भी रखा हुआ था जिस पर लिखा था, अपना खाना समय पर खा लिया करो। बीडी गुईबाड़ा के सिर्फ उन 2 साधारण अक्षरों ने ही उसका दिल छुआ। उसी पल लियू रुयान की आंखों में एकदम से आंसू आ गए। उसे याद आ गया कि पहले जब भी वो कभी बीमार पड़ती थी तो गुईबाड़ा हमेशा उसके लिए बिल्कुल इसी तरह का दलिया बहुत ही प्यार से बनाकर लाता था। वो कहता था कि झींगा खाने से प्रोटीन मिलता है और अदरक से पेट एकदम गर्म रहता है, हरी प्याज से खुशबू आती है और ये नुकसान भी नहीं करती। सीईओ लियू रुयान जू टिंगटिंग ने चिंता में पड़कर पूछा, क्या आप एकदम ठीक हैं? लियू रुयान ने जल्दी से अपने बहते हुए आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से जाकर मिस्सू क्यान को एक बार शुक्रिया जरूर बोल देना यार, वो तो यहाँ से पहले ही जा चुकी हैं। जू टिंगटिंग ने थोड़ा सा घबराते और हिचकिचाते हुए उसे आगे बताया। उन्होंने कहा कि मिस्टर गुईबाड़ा ने कल रात को मिस शेन को कॉल किया था और उनसे कुछ बातें पूछी थी। उन्हें पता था कि आपकी कंपनी अभी मुसीबत में फंसी है, इसलिए उन्होंने खास तौर पर आपके लिए ये सब बनाया था। ये बात सुनते ही लियू रुयान के हाथ में पकड़ी हुई चम्मच एकदम हवा में ही रुक गई। तो इसका मतलब गुईबाड़ा को शेन मैन के जरिए पता चल गया था कि वो पूरी रात जागकर काम कर रही थी। वो हमेशा से उसके हालात को लेकर उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करता आया था। यह एहसास होते ही उसके दिल में एक बहुत ही प्यारी और अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। दलिया खाने के बाद उसे अब काफी अच्छा महसूस हो रहा था अपना काम जारी रखने के लिए। जब उसने अपना कंप्यूटर चालू किया तो उसे दिखा कि उसके इनबॉक्स में किसी अनजान इंसान का एक ईमेल आया है जिसका विषय था फाइनेंशियल मॉडल पर कुछ खास विचार। उसे खोलते ही उसने देखा कि उसमें उस प्रोजेक्ट का बहुत ही गहराई से तगड़ा विश्लेषण किया था। वो उसी प्रोजेक्ट के बारे में था जिसे वो हैंडल कर रही थी। उसमें कई ऐसे खतरे बताए गए थे जो उससे छूट गए थे और साथ ही उनके एकदम सही समाधान भी दिए गए थे। उसमें किसी के भी साइन नहीं थे, लेकिन उसका स्टाइल और नजरिया इतना ज्यादा जाना पहचाना था कि उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने बिना वक्त बर्बाद किए फौरन शेन मैन को फोन मिलाया। क्या तुमने गुईबाड़ा को मेरे काम की सारी डिटेल्स बता दी हैं? शेन मैन को साफ तौर पर अपनी गलती का भारी एहसास हो रहा था। उसने बस पूछा था कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो बातों बातों में मैंने बस इतना बता दिया कि तुम्हारी कंपनी में कुछ लोचा चल रहा है। पर क्यों उसने मुझे पूरी एनालिसिस वाली एक ईमेल भेजी है? क्या वो ईमेल एकदम अनजान बनकर भेजी गई थी? हाँ, फोन के दूसरी तरफ से शेन मैन के धीरे से हंसने की आवाज आई। ये तो बिल्कुल गुईबाड़ा का पुराना क्लासिक स्टाइल है, जो बिना किसी नाम या क्रेडिट की परवाह किए हमेशा चुपचाप लोगों की मदद कर देता है। लियू रुयान ने अपने नीचे वाले होठ को दांतों से दबाया। क्या वो अब भी अक्सर मेरे बारे में पूछता है? ये तुम खुद ही सोच लो। शेन मैन ने सवाल का जवाब एक सवाल से ही दिया। हम जब भी मिलते हैं तो उसका पहला सवाल हमेशा यही होता है कि आजकल लियू रुयान का क्या हालचाल है।
साफ पता चलता है कि वो तुम्हें भुला नहीं पाया है, लेकिन बाहर से उसे एकदम सख्त लौंडा और कूल बनने का दिखावा करना पड़ता है। फोन काटने के बाद लियू रुयान बहुत देर तक उस ईमेल को एकदम शांति से घूरती रही और अपनी सोच में डूबी रही। आखिरकार उसने रिप्लाई वाले बटन पर क्लिक किया और कीबोर्ड पर सिर्फ 2 बहुत ही छोटे लेकिन गहरे शब्द टाइप कर दिए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रात के 10 बज चुके थे। मैं स्टूडियो के नीचे बनी एक छोटी सी नूडल्स वाली दुकान में बैठा था। मेरे ठीक सामने रखा नूडल्स का वो कटोरा अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। मैंने अपनी नजरें झुकाकर अपने फोन को देखा। फोन की स्क्रीन जली, लेकिन कोई भी मैसेज नहीं था। सच कहूं तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं आखिर किसका इंतजार कर रहा था। आज मैं उसके घर गया था। मैंने वही पुराना पासवर्ड इस्तेमाल किया, मेरा जन्मदिन, और हैरानी की बात यह थी कि उसने उसे अभी तक भी बदला नहीं था। यार, मुझे नहीं पता था कि इस बात का क्या मतलब है और मेरी इसके बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैंने बस खाना वहां रखा और फिर मेरी नजर उस दीवार पर टंगी हुई पुरानी फोटो पर चली गई थी। हमारी शादी की वो पुरानी फोटो अभी भी वहीं टंगी थी, जिस पर धूल की एक पतली परत जम चुकी थी। मैंने वहां एक नोट छोड़ा जिस पर लिखा था कि अपना खाना हमेशा समय पर खाया करो बीडी। जैसे ही मैं उस घर से बाहर निकला तो मैं दरवाजे के एकदम पास बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा। वो दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था और सच कहूं तो मैं बस वापस पीछे मुड़ने वाला था, लेकिन आखिर में मैं वहां से बाहर चला ही गया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर था कि अगर मैं गलती से दूसरी बार अंदर गया तो मैं वहां से कभी भी वापस नहीं आ पाऊंगा। वहां से बाहर निकलने से पहले मैंने दरवाजे के पास कुछ जरूरी दवाइयां और विटामिन रख दिए थे। मुझे सू क्यान क्यान ने याद दिलाया था कि वो आजकल काफी ज्यादा बीमार, कमजोर और एकदम पीली सी नजर आ रही है। मुझे नहीं पता था कि मैं किस हक से ये सब काम कर रहा था। मुझे बस इतना पता था कि जब वो थक जाती है तो अपना ख्याल रखना भूल जाती है, और मुझे हमेशा उसकी उन कमियों को पूरा करने की बहुत गहरी आदत है। मैं उसकी जिंदगी के उन हिस्सों को संभालता था जिन्हें वो अनजाने में अनदेखा कर देती थी। मैंने उसे बिल्कुल नहीं बताया कि मैं आज उसके घर आया था, और ना ही मैंने इस बात का जिक्र किया कि मैंने वो पुरानी फोटो अभी भी वहां दीवार पर टंगी हुई देखी है। और ये तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बता सकता था कि मैं उस दरवाजे के बाहर 20 मिनट तक सिर्फ इसलिए खड़ा रहा ताकि मैं उस जन्मदिन वाले पासवर्ड को डालने की हिम्मत जुटा सकूं, जो कभी हम दोनों का एक बहुत ही खास हिस्सा हुआ करता था। बॉस, मैं बस यही पूरी उम्मीद करता हूं कि वो कम से कम इन छोटी छोटी चीजों के लिए ही सही, लेकिन अपना खाना अच्छे से खा ले और समय पर सो जाए। शुक्रवार की देर रात मैं अपने बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। मैं बस सोने की पूरी तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मुझे सू क्यान क्यान का कॉल आया। उसने घबराकर कहा, भाई, लियू रुयान को बहुत ही ज्यादा तेज बुखार हो गया है सच में। मैं उसके लिए थोड़ा सा दलिया लेकर गई थी, लेकिन उसकी वॉट लगी है, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। मैं झटके से सीधा बिस्तर पर बैठ गया और मैंने बहुत घबराकर पूछा, क्या वो घर पर एकदम अकेली है? हाँ, क्या तुम वहां आकर उसकी अच्छे से देखभाल करने वाले हो या नहीं? ये सुनकर मैं एक पल के लिए एकदम चुप हो गया और फिर बोला, मैं अभी वहां आ रहा हूं, तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से उसके घर पर हूं, कल बस उसका हाल पूछने के लिए एक कॉल कर लेना। इतना बोलकर सू क्यान क्यान ने फोन काट दिया, लेकिन इसके बाद मैं अपनी आंखें बिल्कुल भी बंद नहीं कर पाया। मैं लिविंग रूम में बैठा फोन की स्क्रीन घूर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उसके बिजनेस ट्रिप पर जाने के वक्त किया करता था। मैं उसके सही सलामत पहुंचने वाले मैसेज का इंतजार कर रहा था। माना कि मैं अब उसका पति नहीं हूं, लेकिन जब भी वो बीमार होती है तो आज भी मेरा दिल बुरी तरह घबराता है। मैं जानता हूं कि वो खुद मुझे कुछ नहीं बताएगी और ना ही वो कभी मानेगी कि हर चीज को अकेले संभालना उसके लिए कितना ज्यादा मुश्किल काम होता है। हमारे साथ बिताए उन 5 सालों की ही तरह उसे सिर्फ अच्छी खबरें सुनाने की आदत है।